बिल्कुल। आप चलिए, ये थे मधु केला मार्केट पर अपनी राय शेयर करते हुए, लेकिन अब चलिए टेक्निकल एक्सपर्ट को भी शामिल कर लेते हैं शो में। और हमारे साथ मितेश पांचाल, राजेश पारविया और कुणाल बोथरा मौजूद है। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है 18 हाउस प्रदेश पर। कुणाल, सबसे पहले आपसे शुरुआत करना चाहेंगे, मार्केट पर अपना व्यू शेयर करिए इस वक्त जिस तरह की 40 वक्त दिख रही है, और साथ ही साथ आपकी तरफ से ट्रेडिंग रिकमेंडेशन कौन कौन से होंगे? तो आई थिंक मिड ऑफ द सेशन पे जब बैंक निफ्टी और निफ्टी में काफ़ी अच्छी रिकवरी भी आई थी, बट मार्केट का मूड इतना ज़्यादा ग्रेट नहीं था। बिकॉज हम टॉप एफएनओ स्टॉक्स की बात करें, 4-5 स्टॉक्स की बात करें, तो हार्डली एनी लार्ज कैप नेम्स उसमें थे। हम ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग देख रहे थे काफ़ी सारे सेक्टर्स में। सीमेंट स्टॉक्स में कुछ एक स्टॉक्स में शॉर्ट कवरिंग हुई थी, फाइनेंशियल स्टॉक्स में अच्छी बाइंग हुई थी, बट वो सस्टेन नहीं हो पा रही थी इंडेक्स में। तो कहीं ना कहीं आई थिंक मार्केट अभी भी इंडिकेट कर रहा है कि हम एक इस कंसोलिडेशन में शायद कंटिन्यू रखेंगे। वीवैप की भी बात करें या जो लेवल्स की बात करें, वो भी एक इंडिकेट कर रहा है कि सेलर साइड थोड़े से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। 16,440 के 440-45 के आसपास की वीवैप है इंडेक्स पे, ये एक रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आ रहा है। और बैंक निफ्टी में भी आई थिंक 35,300 के आसपास एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस भी है। सो मेरा मानना आई थिंक हम शायद कंसोलिडेट कर सकते हैं यहाँ पे। बट आज की जो मूव है फ्रैंकली राइट फ्रॉम द मिड ऑफ द सेशन काफ़ी डिसअपॉइंटिंग थी, बिकॉज मार्केट ब्रेथ इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या क्वालिटी बेस्ड नहीं थी जितनी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। कुणाल, तो फिर आज की जितनी भी पोजीशंस हैं, मान लीजिए किसी को लॉन्ग की खड़ी हो और स्टॉप लॉस उसने नहीं लगाया, तो फिर आज का इंट्राडे का अभी का स्टॉप लॉस का बनता है और उसको कैरी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो आई थिंक इंडेक्स स्पेसिफिक मेरे अनुमान से आई थिंक कैरी नहीं करना चाहिए, बिकॉज अभी भी बहुत ज़्यादा डाइसीनेस है इंडेक्स में। हालांकि जब मैं अगर यूएस मार्केट से कंपेयर करूं तो डाउ भी एक 600-650 पॉइंट में कंसोलिडेट कर रहा है, बट बेनिफिट या प्लस पॉइंट है कि डाउ की जो कंसोलिडेशन वो हायर साइड पे है। तो डाउ करीबन 33,200 के आसपास ट्रेड कर रहा है, बट आर मार्केट्स हम जो है वो लोअर साइड पे ट्रेड कर रहे हैं। तो कंसोलिडेशन है। अगर कोई ट्रेडर 16,400 का स्टॉप लॉस रखे तो उसके नीचे हम ट्रेड कर रहे हैं, अगर 16,400 के ऊपर क्लोजिंग कर दें तो शायद लॉन्ग्स कैरी की जा सकती है। एक बफर रह सकता है 50-70 पॉइंट्स का इंडेक्स पे। ये रिलायंस का देखा आपने, सुबह हम लोग की बात भी हुई थी, रिलायंस में कुछ आज उल्टा चला गया मामला, स्टॉप लॉस भी लग गया होगा। ये आपको लगता है कि डिक्लाइन पे ऐड करना चाहिए? नहीं, आई थिंक तो मेरा स्टॉप लॉस मैंने काफी डीप रखा था, बिकॉज मेरी जो व्यू है रिलायंस पे वो पोजिशनल है। क्या पोजिशनल है? और मेरा मानना है कि आई थिंक यहाँ से जो ट्रेंड या जो नेक्स्ट डायरेक्शन है वो पकड़ना जरूरी है। बिकॉज रिलायंस एक स्टॉक की नेचर या एक बिहेवियर है, वो 2 दिन 3 दिन रैली करता है, 3-4 दिन कंसोलिडेट करता है, पुराने लो को या 3 डे 4 डे जो लो होता है स्ट्रॉन्ग लो, उसको ब्रेक नहीं करता है। उसके आसपास आता है बट ब्रेक नहीं करता है। तो उस लेवल से मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक शायद ये अपॉर्चुनिटी हो सकता है कि रिलायंस में कॉन्ट्रा बाइंग भी की जा सकती है। ठीक है, कोई ट्रेडिंग कॉल आप देना चाहते हैं कुणाल? तो 2 कॉल रखूंगा, एक बाय एक सेल। जो बाय रहेगा वो एनटीपीसी पे है, 159 के आसपास एक इंटरेस्टिंग फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट बन रहा है एनटीपीसी पे, तो मैं इसको बाय के लिए रिकमेंड करूंगा। टारगेट रख सकते हैं 168 का, स्टॉप लॉस 154। और सीमेंट स्टॉक्स में व्यू अभी भी कंसिस्टेंटली बेरिश या नेगेटिव रखूंगा। अल्ट्राटेक सीमेंट मेरे अनुमान से आई थिंक ये बहुत ही वीकर चार्ट स्ट्रक्चर बनते जा रहा है, इसको भी सेल के लिए रिकमेंड करूंगा। टारगेट्स रहेगा 5,000, स्टॉप लॉस 5750। ओके, ठीक है। एनटीपीसी आपको करना है प्लस, अल्ट्राटेक को करना अभी भी माइनस। ये लेवल्स आपकी स्क्रीन पर है। कुणाल, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये सारे स्टॉक्स बताने के लिए और अपना व्यू पॉइंट इंडेक्स पे भी क्लियर करने के लिए। राजेश जी हमारे साथ हैं और साथ ही मितेश पंचाल है। राजेश जी आफ्टरनून, पहले आप जरा अपना व्यू पॉइंट क्लियर कर दीजिए। आज मार्केट में जिस तरह का उतार चढ़ाव हुआ है उसके बाद का नेट रिजल्ट क्या निकाल रहे हैं आप? गुड आफ्टरनून डिम्पी जी, गुड आफ्टरनून। तो देखिए, मार्केट काफी चौंकी रहा। पॉलिसी के बाद मार्केट ने एक अप मूव लिया, लेकिन वापस से सेल ऑफ में कन्वर्ट होते हुए दिख रहा है। तो अल्टीमेटली मार्केट ये दिखा रहा है कि हम ग्लोबल मैक्रो फैक्टर्स और जो मैक्रो फैक्टर्स मार्केट को प्ले आउट कर रहे हैं वो ही अभी मार्केट उसकी तरफ ही देख रहा है। और मार्केट में हमें लगता है कि अभी और रेंज बाउंड ही यहाँ पे मोमेंटम बनते हुए दिखेंगे। हालांकि हम 16,400 के नीचे जरूर फिसल चुके हैं, लेकिन हमें लगता है कि यहाँ पे अभी भी 16,300 16,250 ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पे कहीं ना कहीं वापस सपोर्ट बनते हुए दिखेगा। तो 16,400 के नीचे रहना थोड़ा सा एक चिंताजनक बात जरूर है मार्केट के लिए। और हमें लगता है कि ये जो सप्लाई है वो कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। थोड़ा और भी हम नीचे की तरफ फिसलते हुए दिख सकते हैं 16,300 16,250 की तरफ। बट हमें लगता है कि वापस कहीं ना कहीं मार्केट में स्टेबिलिटी जरूर आते हुए दिखेगी, क्योंकि मार्केट में जिस तरीके से करेक्शन देखने को मिला है और जो स्टॉक्स में ऑलरेडी एक ओवरसोल्ड जोन में से जो स्टॉक्स में रिकवरी थी, वहां पे वो क्वांटम की सेलिंग नहीं दिख रही है। जरूर एक प्रॉफिट टेकिंग हायर साइड पे हुई है, तो जरूर मार्केट थोड़ा कॉशियस है। बट हमें नहीं लगता
लगता है कि यहाँ से कोई करेक्शन आएगा, लोअर साइड पे जरूर एक बाइंग इंटरेस्ट बनेगा। तो 16,300 16,250 के लेवल का हम वेट करेंगे, उसके आसपास हमें लगता है वापस से बाइंग करना चाहिए, वो एक अच्छे सपोर्ट जैसा काम करते हुए दिखेंगे। पहले हम भी ये डिस्कस कर रहे थे कि कोई ज़्यादा बड़ा क्रैक हो या बड़ी एक्साइटमेंट तो मार्केट के अंदर नहीं दिख रही है, उल्टा ये पॉलिसी तो ठंडे ठंडे में निकल गई, पता ही नहीं चला। अच्छा राजेश जी, आपके कोई शेयर्स हैं तो पहले जरा वो बता दीजिए। तो पहला शॉर्ट साइड पर रहेगा, उसमें LIC हाउसिंग फाइनेंस पे हमारा व्यू नेगेटिव है। स्टॉक में जिस तरीके से अब 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे अब फिसलते हुए दिख रहा है, जिस तरीके से कल भी शॉर्ट यहाँ पे बनते हुए दिखे थे, आज कैरी फॉरवर्ड शॉर्ट यहाँ पे और एग्रेसिव होते हुए दिख रहे हैं। हमें लगता है 330 से 335 तक की डाउनसाइड LIC हाउसिंग फाइनेंस में आते हुए दिख सकती है। 354 के स्टॉप लॉस से इसको शॉर्ट किया जा सकता है। जो दूसरा स्टॉक है वो लॉन्ग साइड का, उसमें हम BEL की तरफ यहाँ पे फोकस करेंगे। हमें लगता है BEL के सेटअप इतने वोलेटाइल मार्केट में भी काफी स्टेबल है और पिछले दिनों में जो तेजी बनती हुई दिखी थी, हमें लगता है कि BEL यहाँ से वापस से एक अपमूव कंटिन्यू करते हुए दिखेगा। तो 260 तक के अपसाइड के टारगेट हमें लगता है BEL में आते हुए दिख सकते हैं। तो ये स्टॉक पे हमारे बाय करने की सलाह है। ओके, तो BEL में बाय करने की सलाह और LIC हाउसिंग में बिकवाली करने की सलाह इस वक्त राजेश आपको दे रहे हैं। मितेश, आपसे भी जानना चाहेंगे मार्केट पर व्यू क्या बन रहा है आपका, किस तरह की चाल देख रहे हैं आप, और साथ ही साथ इस तरह के मार्केट में आपकी तरफ से कौन कौन से ट्रेडिंग आइडियाज हैं? बेसिकली मार्केट जो है वो बहुत ही सीमित दायरे में है और जब तक हम लोग आइदर साइड ऑफ द रेंज ट्रेड ब्रेक नहीं करते तब तक कोई बड़ा मूव नहीं आएगा हमारे लिए। जो मैं अभी बता रहा हूँ वो स्पॉट के लेवल है। निफ्टी के अंदर 16,500 के ऊपर जब तक क्लोज नहीं आता है वीकली बेसिस के ऊपर, तब तक एक सस्टेनेबल अपसाइड हमको नहीं दिख रही है। वैसे ही डाउन साइड में 16,250 के नीचे अगर डिसाइसिवली वीकली क्लोज नहीं आता है तो कोई डायरेक्शनल मूव नहीं मिलेगा। उसी तरीके से अगर आपने देखा होगा तो 35,500 बैंक निफ्टी स्पॉट के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। जब भी वो उसके नजदीक आ जाए अनफॉर्चुनेटली बाइंग हैवी हो जाती है और निचले स्तरों हमको टेस्ट करने के लिए मिलते हैं। और एट द सेम टाइम 34,800 जब नीचे में आता है तब इमीडिएटली बाइंग इमर्ज हो जाती है। तो एक टाइट रेंज में है। तो 35,500 वीकली बेसिस पे टेकआउट नहीं होता स्पॉट निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, तब तक कोई तेजी की गुंजाइश नहीं है। 34,800 जब तक ब्रेक नहीं करता तब तक कोई मंदी की गुंजाइश नहीं है। अभी जो सरफेस पे सिस्टम और मेथड हम लोग फॉलो कर रहे हैं, एक साइंटिफिक मेथड एल्गोरिथम जो हम फॉलो कर रहे हैं, उसके हिसाब से हमें लग रहा है कि मॉनसून थीम अभी सरफेस पे आ रही है और 3 स्टॉक्स जो है वो हमको लग रहा है कि यहाँ से एक सस्टेनेबल अपमूव दिखाएंगे और बहुत ही एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज ये ट्रेंडिंग मार्केट में ये 3 स्टॉक दिखा रहे हैं। इसमें से सबसे पहला है सुमितोमो केमिकल। जिस हिसाब से पिछले दिनों में इसमें रैली आई है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक बेस बना है और बेस के ऊपर 450 के ऊपर स्टॉक्स ने बहुत अच्छी तरीके से ट्रेड किया है। तो हमारे हिसाब से सुमितोमो केमिकल में एक अपस्विंग या अपट्रेंड चालू हुआ है, वो कंटिन्यूअसली चालू रहेगा। 30 to 40% अपसाइड हम अगले 6 से 9 महीने में ये स्टॉक्स में देख रहे हैं। दूसरा है धनुका एग्रीटेक। 650 से 700 के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक बेस बनाया है और अभी यहां से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपमूव धनुका एग्रीटेक में हमको देखने के लिए मिलेगा। 850 प्लस के टारगेट हम लेके चल रहे हैं अगले 1 से 3 महीने में। और तीसरा है कावेरी सीड्स। कहीं ना कहीं 500 से 550 में भी ये स्टॉक ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस बनाया है और अभी ये स्टॉक 650-700 के लिए रेडी है। तो सिस्टम और मेथड के हिसाब से मॉनसून जो थीम है, एग्री थीम है, वो कहीं ना कहीं सरफेस पे आ रही है वीकली और मंथली बेसिस के ऊपर। तो ये 3 हमारी बाय साइड रिकमेंडेशन है। चलिए कुछ को भी शामिल करते हैं अपनी बातचीत में, लेकिन उससे पहले आपको एक स्टोरी बता दें। अभी अभी न्यूज ये आई है, इनफैक्ट कुछ से पूछते हैं, कुछ आप क्रिकेट तो देखते ही होंगे? क्रिकेट कौन नहीं देखता है? क्रिकेट तो रिलीजन है, हिंदुस्तान का रिलीजन है वो। वहां पे खबर ये आई है कि मिताली राज जो इंटरनेशनल क्रिकेट की हमारी कैप्टन भी रह चुकी हैं विमेंस टीम की, और उनको बहुत सारे लोग उनको तेंदुलकर से भी कंपेयर करते हैं, और उन्होंने अभी अभी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस किया है। इनफैक्ट 23 साल का उनका करियर है और अभी अभी उन्होंने ये न्यूज़ आई है कि वो अब इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलेंगी। इसके इनके बहुत फैंस हैं लोग, नो डाउट। इनफैक्ट हमारे ऑफिस में भी बहुत फैन है मिताली राज के, इंडिया की विमेंस टीम की कैप्टन है। डिम्पी, आपने इनके मैचेस देखे? हाँ, मैंने एक मैच देखा था और बाद में मैंने इनकी तस्वीर मेरे को पहचान में ज़्यादा तबाही जब इनको पद्मश्री मिला था। तब उसकी फुटेज आई थी जब इनको पद्मश्री मिला था। बड़ी इंटरेस्टिंग फुटेज थी वो, और उसको देखने के बाद लगा कि हाँ अच्छा, क्रिकेट में अब लड़के भी बहुत अच्छा से काम कर रहे हैं। और दूसरा, इनको पद्मश्री भी मिला।
तो वो बड़ा नहीं, देखिए interesting इस बार point अगर आप देखिए जो भी कहिए भाई, या फिर हम लोग ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि इस बार ये लास्ट कुछ सालों में ये गवर्नमेंट ने क्रिकेटर्स का जो कंट्रीब्यूशन है नेशन बिल्डिंग में, किसी भी वॉक ऑफ लाइफ से हो, पैरालंपिक्स हो, आपका बैडमिंटन हो, जो भी हो, हर आए दिन जो चैंपियंस हैं उनसे मिलते हुए आपको मोदी जी नजर आएंगे। क्रिकेट में उनको कुछ ज्यादा ही रुचि भी है, सॉरी स्पोर्ट्स में कुछ ज्यादा ही रुचि भी है, और साथ ही अनुराग ठाकुर भी हैं। Exactly, खुद भी फिट रहते हैं, वो भी खुद रहते हैं, उनकी तस्वीरें भी दिखती रहती हैं प्लेयर्स के साथ में। करेक्ट। तो इनको पद्मश्री मिला और बहुत सारे अर्जुन अवार्ड भी इनको मिल चुका है। करेक्ट। तो ये काफी फ्लरिशिंग करियर इनका रहा है, 23 साल करियर के बाद रिटायर हो रही है, क्या बात है। एनीवेज कुछ शामिल कर लेते हैं अपनी बातचीत में। कुछ आप भी काफी फिट लगते हैं, आप क्या खेलते हैं स्पोर्ट्स में? आपने तो एक कहते ना वो दुखती नर्व छेड़ दी। मैं क्रिकेट एक्चुअली बहुत पैशनेटली खेलता हूँ, आई स्टिल प्ले एंड पार्ट ऑफ अ क्लब। तो एवरी वीकेंड या तो क्रिकेट प्रैक्टिस होती है, क्रिकेट मैचेस होते हैं, सो स्टिल वेरी एक्टिव इन द सर्किट। तो आप क्या बॉलर हैं कि बैट्समैन है या ऑलराउंडर है? बाजार में लॉन्ग शॉट दोनों करते हैं इसलिए ऑलराउंडर ही होंगे। प्राइमरीली विकेट कीपिंग लेफ्ट हैंड बैट्समैन, बट ऑल्सो अ गोल्डन आर्म बॉलर। तो हाँ, मतलब कुछ भी करा लो, अब तो इतना खेल लिया है कि अब सब कुछ कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल। किस दिन आपसे क्रिकेट खेलने का मौका लगेगा डिम्पी? बिल्कुल बिल्कुल, किस दिन ऐसा कुछ ऑर्गेनाइज करेंगे ताकि आपकी हम बॉलिंग देख भी पाए और विकेट कीपिंग भी देख पाए एक बार हम। चलिए बताइए, इससे बाजार में क्या क्लीन बोल्ड हो रहे हैं या चौके छक्के लगा रहे हैं या टुक टुक खेल रहे हैं टेस्ट मैच की तरह? मार्केट में वो टेस्ट मैच का फेज चल रहा है जहां पे अभी आप विकेट बचा के ही खेलें तो बेटर रहेगा। अगर हम रेंज की बात करें तो मैं ये मान रहा हूं अब कि शायद हमारी रेंज जो है ये 16,800 17,800 से शिफ्ट होके 15,800 16,800 पे आ गई है। अपर साइड पे हमें सेलिंग प्रेशर आ रहा है। मैंने पिछली बार एक जब मेंशन किया था तो डिम्पी ने भी बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट रेस किया था कि अब लीडरशिप आएगी कहां से, क्योंकि बैंकिंग कहीं ना कहीं थकते हुए नजर आ रहा है और आईटी में तो प्रेशर देख ही रहे हैं। रिलायंस अलोन कांट टेक इट टू हाई। तो ये एक रेंज है जो मार्केट में बनी रह सकती है। फिलहाल अगर हम इमीडिएट बेसिस पे बात करें ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज तो हल्का सा पॉजिटिविटी रहेगा, एंड दैट इज बिकॉज निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही अपने पुट बेस के बहुत पास ट्रेड कर रहे हैं। 16,300 पे निफ्टी का पुट बेस है और बैंक निफ्टी पे 35,000 का, और हम देख भी रहे हैं कि बैंक निफ्टी बार बार 35,000 को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है। तो यहां से इन दोनों लेवल से जरा सी बाइंग की जा सकती है, जरा सा उछाल एक्सपेक्ट करेंगे, बट इट लुक्स लाइक दैट द अपसाइड इज कैप एटलीस्ट ऑन द इमीडिएट बेसिस। आने वाले कुछ दिनों के लिए अपसाइड शायद कैप हो सकती है। ठीक है, तो आपके ट्रेडिंग कॉल्स क्या हैं आज की? खुश जी हाँ, मेरी 2 ट्रेडिंग कॉल्स हैं, दोनों ही बाय साइड पे हैं। पहला है चोला इन्वेस्टमेंट्स। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्टॉक ना एक बहुत अच्छे अप ट्रेंड में चल रहा है। जब फॉल आता है तो भी 200 डे मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट करके वहां से काफी अच्छा एक बाउंस बैक देता है। आज का जो मूव है, जो इसका डे हाई है उसे इग्नोर करिए, ये जैसे फ्री ट्रेड जैसे कहते हैं वो सुबह में लगा होगा, लेकिन 700 के जो लेवल्स हैं यहाँ तक स्टॉक जाने का एक अच्छा खासा दमखम रखता है करंट सेटअप के हिसाब से। और यहाँ जो इसके स्टॉप लॉस है ये 655 के बनेंगे, जहां पे स्टॉक का सपोर्ट बना हुआ है। जो दूसरा मेरा स्टॉक है दैट इज मेकिंग अ कमबैक इन द लिस्ट व्हिच इज टिमकेन। आपको याद होगा कुछ समय पहले हमने ये स्टॉक डिस्कस किया था अराउंड 2100-2000 लेवल्स, और एकाएक इसमें एक दिन में 8-8% 10-10% की रैली आई थी। उसके बाद स्टॉक में हमने एक कूल ऑफ पीरियड आते हुए देखा है, हल्का सा डाउनसाइड आते हुए देखा है, बट दैट इज एक्सपेक्टेड आफ्टर सच अ ह्यूज रन अप। स्टॉक ने एक अच्छा बेस बनाया है 2350 के लेवल्स के आसपास, और यहां से अब अपने ये नया अपमूव शुरू करने के लिए रेडी हो गया है। सो टिमकेन मेरा अगला पिक है, 2600 का टारगेट और 2400 का स्टॉप लॉस। ओके, तो ये कुछ कॉल्स हैं कुछ की तरफ से, ट्रेडिंग आइडियाज दिए उन्होंने जहां पर कि हमारी नजर रहेगी। चलिए अब ब्रेक और मार्केट एक्सपर्ट को शामिल करने का वक्त है। नरेश मिरानी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। नरेश, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। आपसे भी राय जानना चाहेंगे, मार्केट में इस वक्त जो चाल दिख रही है, जो वीकनेस आ रही है, एक तेजी आई थी, उसके बाद देखिए अब आखिरी कुछ घंटों में वीकनेस भी बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। निफ्टी अब यहाँ पर 16,300 के पास इस वक्त कारोबार कर रहा है। क्या वीकनेस और बढ़ सकती है क्लोजिंग होते होते, क्या लग रहा है आपको? इसके अलावा आपकी तरफ से ट्रेडिंग आइडियाज भी बताइए। अभी भी अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी जो है अभी तक वो 34,800 जो लेवल है, जो लास्ट सपोर्ट सिमिलर जो 16,400-300 के आसपास निफ्टी का, उसको ब्रेक नहीं किया। तो जब तक वो ब्रेक नहीं होता है, एक ओवरऑल पॉजिटिव बायस रहता है। स्टॉप लॉस 16,300 रहेगा अगर उसके नीचे हम क्लोज हो जाते हैं तो ओवरऑल अभी भी हम वहीं पे है, और ग्लोबली भी हमने अभी तक एक सिमिलर ब्रेकडाउन नहीं देखा, तो अभी भी हम एक रेंज में है ग्लोबली भी। सो अभी भी पॉजिटिव बायस रहेगा।
ऑलराइट, तो ये रहा मार्केट पर, लेकिन नरेश आपकी तरफ से ट्रेडिंग आइडियाज कौन कौन से होंगे? तो सबसे पहले रहेगा बाय ऑन M&M फाइनेंशियल। अगर इसमें देखें तो लास्ट 3 दिन से 190 का टॉप बना रहा है और प्रीवियस मार्च का भी हाई 190-91 है। सो यहाँ पे प्रीएम्प्ट करूंगा बाय ऑन डिप्स, स्टॉप लॉस 180, टारगेट 220 जब भी ब्रेकआउट हो। अगेन कैन बैंक भी एक लोअर एंड ऑफ द रेंज पर, स्टॉप लॉस 205, टारगेट 230। कैनरा बैंक हो गया, M&M हो गया। नरेश बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। आपके M&M की कॉल 1-2 दिन से वैसे भी कई और एनालिस्ट भी दे रहे हैं। सुबह भी कुणाल बोथरा की रिकमेंडेशन थी M&M। अच्छा मितेश, आपने 2-3 शेयर बताए थे, एक तो धानुका एग्रीटेक, दूसरा था कावेरी सीड, तीसरा कौन सा था आपका जो आप बता रहे थे मानसून से चलेगा? सुमितोमोटो केमिकल, देखो ठीक है, सुमो केमिकल्स के नाम से मिलेगा आपको, एक कोड है इसका सुमो केमिकल्स के नाम से। ओके ठीक है, इसमें देखो इन तीनों में से अगर मान लीजिए एक ही लेना हो तो फिर मैं कौन सा लूं? देखिए हम तो बेसिकली एक बास्केट आप लेते तो तीनों लोग हैं सर, आप तो तीनों लोग हैं, आप तो क्लाइंट्स के भी लोग हैं। नहीं मेरे पास इतने पैसे नहीं है ना, मैं तो एक ही लूंगा सर, तो एक मेरे को बता दो। ठीक है, अगर इसमें से प्रॉमिसिंग जो रीसेंट प्रॉमिसिंग चार्ट पैटर्न है, ऐसे पिकिंग ऑर्डर कुछ नहीं है, बिकॉज डिम्पी जी आपको पता है हम लोग सिस्टम एंड मेथड फॉलो कर रहे हैं, तो हमारी डिस्क्रिमिनेशन कोई नहीं है। तो दर्शकों से ये बहुत कैटेगरिकली एक डिस्क्लेमर है कि इसमें कोई पिकिंग ऑर्डर नहीं है। लेकिन सिंस आपने क्वेश्चन पूछा कि एक ही लेना है, तो सुमितोमो केमिकल में हमको लग रहा है कि फ्रेश एक अपमूव आया, क्योंकि उसका कंसोलिडेशन पीरियड बहुत ही बड़ा था। तो सुमितोमो केमिकल में हमको लग रहा है कि एक फ्रेश अपमूव चालू हुआ है और ये सस्टेनेबल होगा अगले 6-9 से 12 महीने तक, और क्लोज टू 40-50% अपसाइड हमको बहुत ही शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक्स में दिखेगी। आज एक और शेयर भी है जो पिछले कई झटकों में ज़्यादा हिला डुला नहीं, लेकिन आज उसका परसेंटेज फॉल थोड़ा ज़्यादा है, वो है ITC। करीब 2.5 से 3.25% ये शेयर नीचे आ चुके हैं। राजेश ये कहीं फिसल तो नहीं जाएगा 250 तक? क्योंकि ज़्यादातर लोगों का इसी रेट पे खरीदा हुआ, इसी रेंज में 265 से 270 के बीच में, और स्टॉप लॉस सबका 61-62 का लगा हुआ होगा। तो आप जरा मेरे को बताइए चेक करके कि ये और ड्रैग तो नहीं करेगा, 10 रुपये और नीचे तो नहीं चला जाएगा? तो डीपी जी देखिए, स्टॉप लॉस तो 262 के आसपास ही है, वो स्टॉप लॉस को फॉलो करना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर वो स्टॉप लॉस नहीं ब्रेक होते हैं तो स्टॉक में वापस से बाउंस बनना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़े टाइम फ्रेम पे एक ब्रेकआउट ऑलरेडी इसमें हो चुका है। और जरूर मार्केट में प्रेशर है, तो रिलेटिवली यहाँ पे भी थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग जरूर आते हुए दिख रहा है। हायर साइड पे थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच जो अडॉप्ट कर रहे हैं मार्केट में, वो कहीं ना कहीं थोड़ा प्रॉफिट जरूर लेते हैं इस तरीके के मार्केट में, तो वो एक जरूर प्रेशर क्रिएट कर रहा है। बट हमें लगता है 262 ये लेवल को स्टॉप लॉस रखें, अगर वो नहीं ब्रेक होते हैं तो आप पोजीशन में बने रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं। मितेश जरा स्टील स्टॉक्स को लेके आइए। टाटा स्टील, JSPL काफी अच्छा रिबाउंड उसके अंदर दिख रहा है। इनफैक्ट सुबह से ही, इससे भी डेज हाई के आसपास ही आ गए हैं दोनों। इनके ऊपर इन दोनों में से किसने बेटर ट्रेड बनता है आपके हिसाब से? अनडाउटेडली टाटा स्टील। ओके, रीजन इज दिस दैट जिस हिसाब से ये 1000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है अजय जी, वो उसने ब्रेक नहीं किया है और कंटिन्यूसली हार्ट ऑफ आर बॉटम फॉर्मेशन है। अभी जब वर्टिकल फॉल आता है तो डेफिनेटली ऊपरी स्तरों के ऊपर एक बिकवाली आएगी। तो हमने 1092 से 1100 की रेंज में हमने एक थोड़ी बिकवाली का प्रेशर देखा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये जो अभी अपस्विंग आया है इसमें बहुत ही बड़ा दमखम है और क्लोज टू 1200 तक ये रैली जाएगी कंसोलिडेशन के बाद। तो डेफिनेटली जो करंट लो बना है सब 1000 के लेवल पे, टू बी वेरी प्रिसाइज 991.80 25 ऑफ मई को जो बना है, उसका स्टॉप लॉस लेके अगर कैरी किया जाए ये ट्रेड को, तो मेरे हिसाब से अगले 1 से 3 महीने में पहला टारगेट 1200 का रहेगा और दूसरा टारगेट रहेगा 1380, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। और 1380 अगर निकलता है तो फिर हम लोग एक नई शुरुआत करेंगे ऑल टाइम हाई के लिए। लेकिन रिसेंट करेक्शन जो पूरे मेटल पैक में आया है, इसमें अगर टेक्निकली देखा जाए तो टाटा स्टील सबसे पहले रिकवरी स्टार्ट करेगा और ये स्टिकी रिकवरी होगी, ये फिजल आउट नहीं होगी बेस्ड ऑन द सिस्टम एंड मेथड। चार्ट ये बता रहे हैं। तो 991 के स्टॉप लॉस से आप लीजिएगा, 1250 पहला टारगेट, 1380 दूसरा टारगेट। ठीक है, इंटरेस्टिंग। जब भी हम किसी सेक्टर पे व्यू पॉइंट लेते हैं ना, तो उसमें से बिल्कुल कंपनी टू कंपनी भी चेक करना चाहिए कि हम कहाँ पे खरीद रहे हैं। मैं आपको एक सेक्टर की 2 कंपनियां दिखाता हूँ। एक बार जरा आप TCS दिखाइए और इन्फोसिस दिखाइए। आज TCS मार्केट की हेल्प कर रहा है और खुद भी चल रहा है, बाजार को भी मजबूत रखने में हेल्प कर रहा है। करीब 6 पॉइंट निफ्टी के इसी वजह से आ रहे हैं। दूसरा दिखाइए इन्फोसिस। ऐसा नहीं कि बहुत छोटी कंपनी है, बराबर के ही दम रखते दोनों कंपनी, लेकिन इन्फोसिस के अंदर आज स्ट्रेंथ नहीं है, ये बकायदा 6 रुपये नीचे है। तो खुश अगर इन्फोसिस
को इस समय शॉर्ट करें और टीसीएस को प्लस करें, ये समझदारी है क्या, या फिर सौदे को छोड़ दें? ये एबनॉर्मल ही है, ऐसा कभी कभार होता है कि टीसीएस इन्फोसिस अलग अलग रास्ते चल रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल, आपने जो लास्ट पार्ट कही उससे मैं सहमत हूँ। ये एक एबनॉर्मलिटी है, जो डाइवर्जेंस है ये बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं है, और जरा सा इंडिपेंडेंट मूव दिखा रहे हैं दोनों, लेकिन अगर ओवरऑल सेक्टर और ओवरऑल सेटअप के हिसाब से बात करें, दोनों का काफी सिमिलर है। अगर आप आईटी में कोई स्टॉक्स पिक करना चाहते हैं, सो यू कैन हैव इन्फोसिस 1-2 और 2-1 आइदर वे, दोनों ही स्टॉक्स में काफी अच्छा एक सेटअप है। कंसोलिडेशन का फेस दिख रहा है, बट एक अपवर्ड बायस के साथ है। तो इसका जो आपने स्प्रेड ट्रेड बताया, इसको इग्नोर कर दीजिए। इस पे आप व्यू रख सकते हैं बाय साइड का दोनों ही स्टॉक्स में। गौरव इस्सा ने सुबह 2 कॉल दी थी, एक पीएनबी हाउसिंग पे खबरों वाले शेयर में। खराब मार्केट में भी ये उतरा नहीं है, 5% ऊपर है। इस खबर ये है कि 500 करोड़ का राइट्स इशू आएगा। और दूसरा एलगी इक्विपमेंट, दोनों के चार्ट्स को एक बार लेके आइए, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। राजेश, इस पर नजर डालिए आपने, एलगी इक्विपमेंट, पीएनबी हाउसिंग। तो अभी काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया है एलगी इक्विपमेंट में। अगर देखें तो वीकली सेटअप के हिसाब से ये स्टॉक में 5th कंसेक्यूटिव वीक है जहाँ पे हायर हाई फॉर्मेशन बनते जा रहे हैं, और स्टॉक अपने प्रीवियस स्विंग हाई को अटेम्प्ट करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है कि स्टॉक में जिस तरीके से मोमेंटम बना है 415 418, इसके लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल, वहाँ तक हमें लगता है मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। अगर वो प्राइस ब्रेकआउट होता है 418 के ऊपर का, तो फिर ये स्टॉक में हमें लगता है कि एक फ्रेश राउंड ऑफ बाइंग या बोलते हैं जिसको ब्रेकआउट ट्रेड यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिखेगा, और स्टॉक के बड़े टारगेट 440 450 तक भी आते हुए दिखेंगे। जिनकी लोअर साइड की बाइंग है उनको थोड़ा सा एडवाइस होगा कि वो 415 418 की रेंज में थोड़ा प्रॉफिट यहाँ पे बुक करें, क्योंकि स्टॉक में एक अच्छा अपमूव ड्यूरिंग द वीक बनते हुए दिख रहा है। अराउंड 16% के आसपास का गेन ये स्टॉक ने यहाँ पे लेते हुए दिखा है, और मार्केट के एडवर्स कंडीशन में ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है थोड़ा प्रॉफिट बुक करें 415 418 की रेंज में, लेकिन हमें लगता है वो अगर 418 के लेवल को ब्रेकआउट होगा तो 440 के टारगेट भी बहुत जल्द आएंगे, तो पार्शियल प्रॉफिट बुक करने की सलाह उस रेंज में। एक और शेयर्स भी ऐसे पीएनबी हाउसिंग के अलावा इंजीनियर्स इंडिया भी सुबह सुबह हम आपको नोट करवा रहे थे, ये भी 4.5% ऊपर है, इसने अपने लेवल्स को मेंटेन किया हुआ है। मितेश, एक बार जरा इंजीनियर्स इंडिया देखेंगे क्या? ये भी उन सरकारी कंपनीज में से एक है जहाँ पे थोड़ा बहुत क्रूड का इम्पैक्ट आता है। एक्चुअली क्रूड के लिए इक्विपमेंट वगैरह और टेक्नोलॉजी भी बनाते हैं ये, और भी कई बिजनेसेस में जा रहे हैं, बट क्रूड वाला हिस्सा अभी भी इनका ज़्यादा है। एक बार जरा इंजीनियर्स इंडिया को देख के बताइए, मैं एक इन्वेस्टर हूँ, इन्वेस्टिंग के लिए रखूंगा, ट्रेडिंग वाला तो शेयर ही नहीं है ये। देखिए, यही एक स्टॉक है पूरे पीएसयू बास्केट में जिसने सबसे ज्यादा पेन दिया है इन्वेस्टरों को पिछले 1 से 2 साल में। और पिछले 1 से 2 साल में अगर आपकी चार्ट पैटर्न भी देख लीजिए डिम्पी जी, आवरली चार्ट से लेके आप क्वार्टरली चार्ट तक जब भी ब्रेकआउट आया वो सस्टेनेबल हुआ ही नहीं है। पिछली बारी जब 82 83 आया था तब एक प्रॉमिसिंग चार्ट पैटर्न बनी थी जहां पे लग रहा था कि 120 130 आएगा, लेकिन वो आया नहीं है। तो इंजीनियर्स इंडिया में प्रॉब्लम यही है कि अगर आप क्वार्टरली चार्ट देख लो तो मार्च 31 2021 को क्वार्टर में जो 9330 का हाई बना था तब से लगातार एक चैलेंजेस है, और क्लोज टू 80 से लेके 85 तक की जो रेंज है वो बेसिकली पार नहीं होती है। तो अगर आप इन्वेस्टर भी हो तो भी मैं यही सलाह दूंगा टेक्निकली कि ये लेवल पे खरीदारी मत कीजिएगा, क्योंकि वेटिंग पीरियड बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही लंबा रहेगा आपका। ब्रेकआउट का लेवल है 85 के ऊपर ही मैं लूंगा, और अगर 85 के ऊपर जाता है ये स्टॉक ऑन अ मंथली बेसिस तो उसके बाद एक सस्टेनेबल रैली चालू होगी और 140 तक के टारगेट्स हमको इमीडिएटली मिलेंगे। लेकिन इसके लिए 85 का क्रॉस होना बहुत जरूरी है। तो अगर मैं इन्वेस्टर भी हूं तो भी लुकिंग एट द अपॉर्चुनिटी ये लेवल के ऊपर, अगर मेरा वेटिंग पीरियड भी मैं देख लूं और रिस्क रिवॉर्ड भी देख लूं तो कोई भी एंगल से इंजीनियर्स इंडिया अभी फॉल आउट नहीं कर रहा है, वो 85 के बाद ही क्वालिफाई होगा बाय लिस्ट के लिए। ऑलराइट, तो ये रहा आपको स्टॉक में देरी के लिए। इसके इस बीच देखिए हम बेरिंग स्टॉक्स में भी अच्छा एक्शन देख रहे हैं। अजय, आपने सुबह आज डिस्कस भी किया था एनआरबी बेरिंग को लेकर, इस वक्त देखिए 2% ऊपर है, और कल गौतम शाह ने भी बेरिंग स्टॉक्स को लेकर अपनी राय दी थी, और यहाँ पर देखिए 2% की तेजी इस वक्त 122 के लेवल्स के आसपास देखने को मिल रही है। इस पर एक बार टेक्निकल राय भी ले लेते हैं। राजेश, क्या सजेस्ट करेंगे? एनआरबी बेरिंग में जो तेजी आई है, क्या कुछ ट्रेड आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है?
पूजा जी देखिए, स्टॉक में पिछले 3 से 4 महीने का अगर हम सेटअप देखें तो एक रेंज में कंसोलिडेट करते हुए दिख रहा है। एनआरबी बियरिंग को अगर हम ओवरऑल एनालाइज करें तो स्टॉक में 114 115 के आसपास लोअर साइड पे एक अच्छा सपोर्ट नियर टर्म चार्ट पे, शॉर्ट टर्म चार्ट पे बनते हुए दिख रहा है। लेकिन हालांकि हायर साइड पे जो है 130 से 135 ये जो रेंज है ये एक रेजिस्टेंस जैसा काम करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है 3 से 4 मंथ का इसमें ऑलरेडी एक कंसोलिडेशन यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। और जिस तरीके से प्राइस एक्शन आज के सेशन में बनी, अगर ये स्टॉक में 130 के लेवल का ब्रेकआउट होता है हायर साइड में, तो फिर ये स्टॉक में 150 155 तक की अपसाइड भी कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। बट लुकिंग एट द मार्केट कंडीशन हमें लगता है कि थोड़ा यहाँ पे और कंसोलिडेशन कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। तो डिप्स में अगर ये मिलता है टुवर्ड्स 115 के आसपास तो इसको बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस रखें करीब 110 का, अपसाइड का पहला टारगेट होगा 135 का, दूसरे टारगेट यहाँ पे हमें लगता है फिर आना चाहिए 155 के। बट थोड़ा सा पोजिशनली होल्ड करना होगा और डिप्स में बाय करने की एडवाइस होगी। ठीक है, तो थोड़ा नीचे आने दें और डिप्स में यहाँ पर खरीदारी करने की राय इस वक्त दी जा रही है एनआरबी बेयरिंग्स में। कुछ और स्टॉक्स जहाँ पर क्या वीकनेस काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है, उसमें गुजरात गैस, इस स्टॉक को भी हमने सुबह इस पर बात की थी और अब देखिए स्टॉक 6% से ज़्यादा टूट चुका है और पिछले 4-5 दिनों में काफ़ी ज़्यादा वीकनेस भी आ रही है। 12 से 14% की गिरावट स्टॉक में देखने को भी मिली है। इनफैक्ट इस पर एक रिपोर्ट भी आई थी, यूबीएस की रिपोर्ट आई है जिसमें कि बिकवाली की राय बरकरार रखे हुए हैं और लक्ष्य भी इन्होंने घटा दिया, टारगेट्स भी 550 से घटाकर 400 कर दिए हैं। कुछ गुजरात गैस पर व्यू शेयर करिए। 400 के लेवल्स यूबीएस देख रहा है, यहाँ पर और कितनी वीकनेस देख रहे हैं आप 2-3 दिन की बात करें तो, क्योंकि पिछले 4-5 दिनों में ही काफी ज्यादा टूट चुका है ये शेयर। अभी क्या राय देंगे आप ट्रेडर्स को? जी, अगर हम ओवरऑल सेक्टर की बात करें, आई टेक क्विक 30 सेकंड्स। देखिए आईजीएल एमजीएल पे मैं काफी समय से बेरिश ही रहा हूं। इस पूरे पैक में दी ओनली एक्सेप्शन वाज गुजरात गैस, जो स्टैंड आउट कर रहा था। सिर्फ न्यूज के बेसिस पे इन स्टॉक्स में काफी अच्छा एक्शन आता था, बट उसके बाद फॉल आउट हो जाता था, स्लाइड हो जाते थे स्टॉक्स नीचे। लेकिन आईजीएल एमजीएल तो नीचे ट्रेड ही कर रहे हैं। इसने गुजरात गैस ने भी एक डाउनवर्ड मूवमेंट शुरू कर दिया और बहुत शार्प। तो कहीं ना कहीं इस पूरे स्पेस में ही कन्विक्शन बहुत लिमिटेड है इन्वेस्टर्स का और ट्रेडर्स का भी। अगर सिर्फ सपोर्ट की या लेवल्स की बात करें तो 475 के जो जोन्स हैं, यहाँ पे स्टॉक का एक अच्छा बेस बना हुआ है। पहले स्टॉक ने यहाँ पे एक सपोर्ट लेके बाउंस दिखाया है। इस बार की जो मोमेंटम है ये काफी स्ट्रांग है। आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड कि अगर हम उस लेवल के नीचे चले जाएं, लेकिन अगर किसी की शॉर्ट पोजीशन हो तो 475 के टारगेट्स के लिए नीचे की तरफ की ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस लगा के इसे होल्ड करिए। यहाँ जो आपका स्टॉप लॉस बनेगा ये पास का ही बनेगा, विच इज अराउंड 495 497 के जो जोन्स हैं इनका। तो शॉर्ट पोजीशन है बरकरार रखिए 475 के टारगेट के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। ओके ठीक है, तो गुजरात गैस को लेकर यूबीएस की एक रिपोर्ट भी आई है और इसको 400 रुपए तक का टारगेट भी दे दिया। कुछ विशेष आप देख रहे हैं कि गुजरात गैस में अजय? बेसिकली ऐसा यूबीएस ने एकदम से टारगेट भी घटाया और 2 दिन से 12% शेयर टूटा है। वैसे ये बेसिकली हुआ ये है कि गैस के प्राइसेस जो है ना बहुत शार्पली घट गए और उसकी वजह से एक तो इनको दिक्कत हो रही है 5-6% इंटरनेशनल गैस के प्राइसेस। दूसरी तरफ जो गैस के यूजर्स हैं, इंडस्ट्रियल यूजर, कुछ थाने में हो गए, कुछ आपके पार्ट्स ऑफ गुजरात में हो गए, वो लोग ऑल्टरनेटिव फ्यूल की तरफ जा रहे हैं, तो इनके वॉल्यूम्स पर भी क्वेश्चन मार्क बन जाता है। अच्छा। इसलिए आप 2-3 दिन से देखिए कि गैस के स्टॉक्स थोड़ा प्रेशर में आ रहे हैं। हाँ, आईजीएल एमजीएल हालांकि वो सिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर है, उनका बहुत छोटा है, बहुत छोटा भी है और वैसे भी थोड़ा नॉर्थ की कंपनी है, वहाँ पे इतना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अभी हुआ भी नहीं है। लेकिन हाँ, वेस्टर्न में अगर आप देख रहे हैं जहाँ पर अहमदाबाद और इसके आसपास के एरिया, बड़ौदा है और इसके आसपास के एरिया, वहाँ पे गुजरात गैस का जो डिस्ट्रीब्यूशन आप बता रहे हैं इंडस्ट्रियल में, ये काफ़ी जो बड़ा है और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि थोड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है। ठीक है, इससे जुड़ा हुआ है जो कंसर्न आप रेज कर रहे हैं कि क्या इनकी मांग घट गई है, इनका वॉल्यूम आगे घट सकता है, इसकी रीजनिंग जो इस गैस को इस्तेमाल करते हैं, कोशिश करेंगे उनको करेक्ट करके एक बार थोड़ा व्यू पॉइंट लेने की कि असम में ऐसा हो भी रहा है, ग्राउंड चेक एक बार लेने की कोशिश करेंगे। खैर, थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं इस पर और कुछ एक और शेयर पता करते हैं कि जहाँ पे आज थोड़ा इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। आज वैसे बड़े शेयरों में, जैसे निफ्टी के बड़े शेयर्स हैं, उसमें अगर आप देखेंगे एक शेयर जो कल बहुत तेजी से टूट रहा था, टाइटन, वो पुल बैक दिखा रहा है। खुश, ये ट्रस्ट करें इस टाइटन के पुल बैक पे?
दिस इज द सेकेंड टाइम अराउंड जब टाइटन एक पुल बैक अटेम्प्ट कर रहा है, लेकिन इसमें अगर आप बाइंग लेवल्स ढूंढ रहे हैं तो ये कंडीशनल ही होंगे। फिलहाल इन लेवल्स पे इस बाउंस को ट्रस्ट कर पाना जरा मुश्किल है, क्योंकि जो इसमें सेल ऑफ आ रहा है ये बहुत शार्प आ रहा है। स्टॉक ने अटेम्प्ट किया था एक अपसाइड का जो मूवमेंट है 2300 के लेवल्स तक का, बट वहां से भी जो फॉल आया है ये बहुत शार्प है। सो फॉर दिस टू बी ए कन्विंसिंग मूव द स्टॉक हैज टू कंफर्टेबली क्लोज अबव 2250 लेवल्स। आई नो ये लेवल्स जरा ऊपर के हैं, बट उन्हीं लेवल्स के आसपास स्टॉक ने एक सेलिंग प्रेशर देखा है, एंड नॉट जस्ट वंस, अबाउट 3 to 4 टाइम्स इन द रीसेंट पास्ट स्टॉक ने उन लेवल्स के आसपास का एक रेजिस्टेंस बना के काफी शार्प फॉल दिया है। तो जब तक ये कन्विंसिंगली उसके ऊपर नहीं ट्रेड करता, नहीं क्लोज होता, तो मैं पोजिशनली इस मूव को टर्न अराउंड नहीं कहूंगा। सो अगर किसी की पोजीशन हो, बाय की हो आपने, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ बिल्कुल इसमें बने रहिए, अपने बाय प्राइस के आसपास के लेवल्स के साथ बने रहिए, बट फ्रेश बाय इसमें इनिशिएट अभी मत करिए। खैर मार्केट के अंदर अगर आप देख पा रहे हैं तो एक रेंज का कारोबार हो रहा है, ऐसा नहीं कि बाजार में बहुत बड़े बड़े क्रैक है, ऐसा भी नहीं है। आज कितने चांसेस हैं कि हम 16,400 के ऊपर आके बंद होंगे? राजेश जी, मैं पता है ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहा हूँ, एक्चुअली इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे लोगों की ना पोजीशंस खड़ी होगी, वो पॉलिसी की वेट भी कर रहे होंगे। ठीक है, पॉलिसी में उन्होंने तेजी मंदी में अगर मान लो नहीं काटा सौदा, तो कम से कम ये तो पता लग जाए ना कि कल वीकली एक्सपायरी होगी तो फिर उनके ऑप्शंस का क्या होगा। इसलिए पूछ रहा हूँ कि 16,400 के इर्द गिर्द कितना ऊपर नीचे हो सकते हैं बंद? लगता है आज 16,400 के ऊपर क्लोज होना, क्योंकि अगर हम देखें तो मार्केट जैसे ही 16,400 के नीचे फिसला पोस्ट पॉलिसी, तो वहाँ पे कॉल राइटर्स ने आज काफ़ी एग्रेसिव एडिशन किए हैं अपनी पोजीशंस में। तो 16,400 तो एक रेजिस्टेंस जैसा काम करेगा अब एक्सपायरी के चलते, ये वीकली एक्सपायरी के चलते। तो पॉसिबिलिटी थोड़ी लो है 16,400 को वापस से रीगेन करने की। ऑलराइट, इस बीच में कुछ और स्टॉक्स जहां पर कि इस वक्त तेजी अच्छी दिख रही है, उसमें एसबीआई कार्ड पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। यहाँ पर भी करीब 2% की मजबूती इस स्टॉक में भी दिखाई दे रही है। एसबीआई कार्ड में एक उछाल आया था, जैसे ही पॉलिसी आई उसके बाद एक उछाल आया, उसके बाद अच्छी मजबूती के साथ ये स्टॉक भी कारोबार कर रहा है। कुछ क्या राय होगी आपकी एसबीआई कार्ड्स पर? देखिए, इसका मोमेंटम जो है ये थोड़ा सा थमता हुआ दिख रहा है, और इसने एक अच्छा बेस बनाया है। काफी नीचे के लेवल्स हैं, 715 720 के जो लेवल्स हैं वहां पे एक अच्छा बेस बना के स्टॉक ने बाउंस दिया है, और उसके बाद एक कंसोलिडेशन वाले फेज में चला गया है। बायस इसमें जो है वो पॉजिटिव है, जो इसका रिसेंट अंडरटोन है ये पॉजिटिव है। तो मैं इसमें यहाँ पे अगर पोजीशन इनिशिएट करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जरा पास का रखिए, विच इज अराउंड 765 के जो लेवल्स हैं वहां का। इसमें जो ये उछाल आया है ये इस स्टॉक को 820 के लेवल्स तक लेके जा सकता है। इनफैक्ट 835 के भी जोन्स दिख रहे हैं। सो 820 to 830 के जो लेवल्स हैं यहाँ तक ये स्टॉक जा सकता है, पर शर्त है कि ये थोड़े दिन और यहाँ पे सस्टेन करे। स्टॉप लॉस इसमें जरा पास का रखिएगा, बिकॉज बहुत क्लोज ट्रेड कर रहा है अपने सपोर्ट के, और अंडरटोन पॉजिटिव है, इसलिए हम एक बाय इनिशिएट करने का चांस स्टॉक में ले सकते हैं। जरा शुगर स्टॉक्स लेके आइए, बड़े बड़े शुगर स्टॉक, रेणुका, बलरामपुर, द्वारकेश, ये सब शुगर स्टॉक्स प्रेशर में होने चाहिए आज मेरे हिसाब से। डेज लो पे है। एफएनओ में कौन कौन सा? बलरामपुर एफएनओ में है क्लियरली। स्टोरी क्या है? स्टोरी ये है कि रिकॉर्ड चीनी का प्रोडक्शन हुआ है 21-22 में 360 लाख टन चीनी होने का अनुमान है, और जिसमें से 34 लाख टन चला जाएगा आपका इथेनॉल के लिए। और इस वजह से रिकॉर्ड आउटपुट के चलते, देखिए ये अच्छी खबर भी है, बुरी खबर भी है। अच्छी खबर क्यों है? जो डिम्पी आज सुबह से बहुत ट्रैक कर रहे हैं, और वो है इन्फ्लेशन। देखिए, खाद्य पदार्थ का जो इन्फ्लेशन है आज, जो फूड प्रोडक्ट्स का पार्ट का इन्फ्लेशन है, हमारे गवर्नर साहब ने बोला कि जो इंक्रीमेंटल 75, आपने सही बात पकड़ी, सही पकड़े, एकदम सही पकड़े। तो ये खाद्य पदार्थ का इन्फ्लेशन अगर नीचे आ रहा है तो उसका आपको अनुमान है, देखो चीनी का प्राइस भी नीचे आएगा, रिकॉर्ड प्रोडक्शन है। अगर आप इन्वेस्टर हैं चीनी के, 3-4 दिन पहले हम एक बात कर रहे थे कि एक्सपोर्ट कर सकती हैं कंपनियां, अब करेंगी। हाँ, तो उसमें फिर ये क्वेश्चन उठा था कि सरकार की फूड सिक्योरिटी का क्या होगा। देखिए, लेकिन अब अगर ये बम्पर क्रॉप आ रही है और ब्राजील में दिक्कत है, हम तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, है एक्सपोर्ट करने नहीं का। बट दूसरा बात मैं ये कह रहा था, अपनी बात कंप्लीट कर लूं डिम्पी की, अगर आप इन्वेस्टर हैं शुगर कंपनीज के, तो आपको शायद नेगेटिव लगेगा मीडियम टर्म के लिए, क्योंकि भाव नीचे है, उनको वो भाव नहीं मिलेंगे। बस सरप्लस प्रोडक्शन बताइए, इसलिए डेज लो पे, इसलिए अगर प्रोडक्शन ज्यादा होती है, आजकल तो एथेनॉल भी बनाते हैं, बिल्कुल, तो ऐसा तो नहीं कि प्रोडक्शन ज्यादा होने पर तो और अच्छा हो सकता है कि एथेनॉल भी करेंगे। अगर हम फ्लैश कर सकते हैं डेटा तो और अच्छा होगा।
360 लाख टन का प्रोडक्शन का अनुमान है। 34 लाख टन, लगभग 9% इसका इथेनॉल की तरफ जाएगा। तो इथेनॉल अच्छा, भरपूर देने के बाद भी हमारे पास काफी एडिक्वेट प्रोडक्शन है, और इसकी वजह से आपको बलरामपुर चीनी, द्वारिकेश सब डेज लो पे इन पे एक्टिव शॉर्टिंग गिर रहे हैं। आइए इसको फ्लैश करवाते हैं डेटा को, ताकि ये व्यूअर्स तक पहुंच सके, और हम इसमा को भी लाने की कोशिश करेंगे। बट एक बार मितेश से डिस्कस करते हैं। मितेश, ये धामपुर, बलरामपुर, त्रिवेणी, ये जरा शुगर स्टॉक्स में जो बिकवाली चल रही है, ये हमें हमारे लिए एक बार चार्ट्स पे चेक करके बताएंगे। ये बिकवाली जो है वो कॉन्ट्रा ट्रेड हम ले रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से अजय जी रैली शुरू हुई थी, अभी स्पेसिफिकली स्टॉक्स की बात करते हैं ताकि दर्शकों को ज्यादा पता चले। बलरामपुर चीनी में जो ट्रेड चालू हुआ था 315 से लेके क्लोज टू 525 तक का जो ट्रेड था 2 महीने में, उसमें एक प्रॉफिट टेकिंग आया है। और अगर आप वीकली चार्ट देखो तो पिछले 4 वीक में लोअर एंड ऑफ द रेंज है जो 380 से लेके 400 की, वो डिफेंड हुई है। तो अभी हमें लग रहा है कि वापिस से शुगर सेक्टर में और शुगर स्टॉक्स में फिर से एक तेजी का दौर चलेगा। और स्पेशली हम लोग टेक्निकली अभी बहुत बुलिश है बलरामपुर चीनी के ऊपर। 432 का एक इंटरमीडिएट हाई है जो 2 या 3 बार अटेम्प्ट हो चुका है, लेकिन क्लियर नहीं हुआ है। तो एक बार ही 432 का लेवल क्रॉस हो जाए, उसके बाद हमें लग रहा है फिर से बहुत ही स्ट्रॉन्ग तेजी ये काउंटर में आएगी, और हमको 511 से लेके 540 के लेवल्स उसमें दिखाई देंगे। तो विद इन द एंटायर शुगर सेक्टर हमको ये लग रहा है कि ये कंसोलिडेशन फेज में है। लोअर एंड ऑफ द रेंज सभी शुगर स्टॉक्स ने मेंटेन की है, और इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि अगर रिस्पेक्टिव हर्डल्स अलग अलग स्टॉक्स के क्रॉस हो जाए तो उसके बाद बहुत ही शानदार तेजी ये पूरे पैक में दिखेगी। हमारा अभी जो रुझान है वो बलरामपुर चीनी के ऊपर है। ठीक है कि जैसे जैसे शुगर कंपनीज के डाटा आए हैं, शुगर कंपनी सारी के सारी नीचे हुई हैं, और अजय आपका ये बिल्कुल सही टाइम पे पिक भी था। अब एक बार आप बलरामपुर चीनी देखिए 2 से 2.5% नीचे है। रेणुका, द्वारकेश सभी दिखाइए ऑलमोस्ट पिछले आधे पौने घंटे के अंदर ही टूटे हैं। फ्लैश हुआ उससे 10 मिनट पहले कंपनीज के अंदर सेल ऑर्डर लगने लग गए थे, ये आपको कैंडल से क्लियर दिख जाएगा। इन्हीं शेयर्स में से क्या बलरामपुर चीनी वापस पुल बैक दे सकता है, क्या फिर और ये टूटेगा? एक बार राजेश जी आपको चेक करके बताना, एक बार जरा बलरामपुर चीनी को ही चेक कीजिए, आइडिया लग जाएगा, छोटी कंपनीज को समझ में आ जाएगा, फिर हम भी समझ लेंगे। देखिए बलरामपुर चीनी में देखें तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म सेटअप तो इसके बुलिश है। मंथली सेटअप के हिसाब से देखें तो स्टॉक में जो करेक्शन हुआ है ये इसमें जो लोअर साइड पे एक अपस्लोपिंग ट्रेंड लाइन है उसकी तरफ बढ़ते हुए दिख रहा है, और हमें लगता है कि 380 से लेके 370 ये इसके बड़े सपोर्ट एरिया है मंथली सेटअप के हिसाब से। तो हमें लगता है थोड़ा करेक्शन तो जरूर बनते हुए दिख रहा है। ये 3rd कंसेक्यूटिव मंथ है जहाँ पे स्टॉक एक नेगेटिव जोन में ट्रेड करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है थोड़ा प्रेशर जरूर आ सकता है, लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टर्म सेटअप के हिसाब से एक अपॉर्चुनिटी होगी अगर ये अवेलेबल होता है करीब 380 375 के जोन में, तो वहाँ पे हम जरूर इसको बाय करने के लिए एक बार देखेंगे। तो अभी यहाँ पे थोड़ा वेट करना चाहिए, करेक्शन को थोड़ा सा और एक्सटेंड हो जाए उसके बाद लोअर साइड पे बाय करने की सलाह रहेगी। चलिए 3 बज चुके हैं और हम चलेंगे संजीव जी के पास। गुड आफ्टरनून संजीव जी। एक बार को आरबीआई की काफी कमेंट्री पॉजिटिव देख के तो मजा आ गया था, और रियल एस्टेट, बैंक्स, ऑटो सब रिबाउंड कर गए थे, लेकिन टिके नहीं। आपने बाजार का रिएक्शन कैसे रीड किया संजीव जी आज आरबीआई की कमेंट्री का? गुड आफ्टरनून अजय जी। कभी डाउ फ्यूचर नीचे होते हैं फिर बंद होते हैं ऊपर, कभी आरबीआई की पॉलिसी, आरबीआई ने अच्छा भी कर दिया तो भी आपको परेशानी है, ना भी करते तो भी आप परेशान थे, तो आप करना क्या है? तो आपको अच्छे शेयर लेने हैं, और ये मैं आपको कहता हूं दावे से 1 हफ्ते में वॉलेटिलिटी और बैड न्यूज खत्म हो जाएगी, देन यू विल नॉट गेट एन अपॉर्चुनिटी। 16,300 has been defended very well after that 1,000 point rally. Now you will test 16,800 to 17,200, and you have to watch out for what you want to buy. So this is a time to get into stocks which are going to give you higher delta. इस कारण से मैं 3 स्टॉक सजेस्ट करूंगा, बट ये सब लेने के अपॉर्चुनिटीज है। संजय जी आपके मुंह में घी शक्कर, और शक्कर की बात करें तो शक्कर की न्यूज भी चल रही है अभी नीचे फ्लैश में कि भरपूर शक्कर होने वाली है देश में, और इतनी शक्कर होगी सारे देशवासियों के मुंह में शक्कर आ सकती है। इनफैक्ट ये बात आ रही है कि ओवर सप्लाई की सिचुएशन बन सकती है। तो पॉइंट हम बात कर रहे थे डिम्पी और मैं अभी, कि जैसे आरबीआई गवर्नर साहब ने भी कहा कि फूड इन्फ्लेशन 75% इंक्रीमेंटल इन्फ्लेशन है, और फूड के पार्ट्स नीचे आना शुरू हो गए, तो ये इन्फ्लेशन पीक क्या बन चुका है इसकी थ्योरी भी शायद
कहीं ना कहीं बैठ जाएगी और आपके मुंह में घी शक्कर बाजार रैली कर जाएगा यहाँ से, क्योंकि सबसे बड़ी चिंता वही थी। बट प्लीज बताएं आप क्या क्या ट्रेड ले रहे हैं इस समय? अजय जी, सिर्फ चीनी नहीं, फ्रॉम व्हीट टू लेके ऑयल विल बी कमिंग थ्रू योर ईयर्स, बिकॉज ओवर आपने स्कैरसिटी बना दी। द होल वर्ल्ड इज जस्ट फाइटिंग वन थिंग, दैट 8% फ्रॉम रशिया, वो सब सॉल्व हो जाएगा। रशिया इज ऑलरेडी रेडी टू बार्टर and I cannot but tell you in the next 2 weeks you'll see $20 off oil. Secondly, ये जो होता है ना, everyone becomes extremely pessimistic or bullish when the fire is run. अब सब 150 से $175, तो आप $200 ही बोल दो ना जी, और ऑयल के कोई सीमा तो है नहीं, आपको $80 दिख जाएगा ऑयल बहुत जल्दी। दूसरी बात, चीनी, शेयर, ये जो आपकी खाने पीने की पदार्थ है, ये इतनी ज्यादा आ रही है क्योंकि क्रॉप ग्लोबली सारे आ रहे हैं। So I think this all inflation pressure will start to ease so fast that maybe in September the Fed doesn't even raise rates. This is a slightly longer term view. Now my first buy is आंखें बंद करके लीजिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक। 76,000 का बजट आया, 76,000 करोड़ का। हिंदुस्तान एरोनॉटिक जैसी बैलेंस शीट मैंने देखी नहीं। 3,500 का भाव हो जाएगा अजय जी इस साल, लेकिन अभी आप 1840 में लीजिए। 1800 का स्टॉप लॉस, 1950 का टारगेट। Steel prices globally are going up. Sale is the cheapest. It trades at one time multiple forward. 76 रुपए में लीजिए, 75.5, 76, 73 का स्टॉप लॉस, 80 का टारगेट। और नेशनल एल्यूमिनियम जहां रिजल्ट्स वर फैबुलस, द बेस्ट एवर, 8% डिविडेंड यील्ड, द स्टॉक शुड बी 150, बट अभी आप 93 में लीजिए, 90 का स्टॉप लॉस, 102 का टारगेट। भसीन साहब, वैसे इस पॉलिसी के बाद मैं तो आपकी उसी बात पे सोच रहा था कि आप कह रहे थे ना, पता नहीं 2 दिन क्यों लगाते हैं पॉलिसी को लेकर, तो आज वो दिख भी रहा था। असल में बहुत बड़ा नोट बनाते हैं। हमारे एक सहयोगी है राजेश जी, वो गए थे एक बार आरबीआई पे, तो बता रहे थे कि जब पॉलिसी में आप 1 घंटे में सुन लेते हैं ना, इसको बनाने में हमको 2 महीने लगते हैं। तो वो पॉइंट जो आप उठा रहे थे ना, 2-3 दिन ये करते क्या है, इनको बताना तो सीधा सीधा बता दो, तो वो थोड़ा उनको टाइम तो लगता है सर, ये बात तो ठीक है। अच्छा, एक चीज मेरे को आपसे पता करनी है, इस पॉलिसी के बाद आपका बैंकिंग को लेकर या रियल एस्टेट को लेकर कोई रुझान बदला है क्या? क्योंकि उन्होंने 2 बड़ी लाइनें बोली। एक तो बोला कि बैंकिंग सिस्टम ठीक हो रहा है, और फिर वो बोल रहे हैं कि कोऑपरेटिव को भी हम लगा देंगे फंडिंग के लिए, लैंडिंग के लिए। वो मरने वाली जगह पर कोऑपरेटिव को नहीं लगाएंगे सर, वो चलने वाली जगह पर ही कोऑपरेटिव को लगा रहे हैं। डिम्पी जी, मैंने ये नहीं कहा था कि 3 दिन नहीं, आप 3 महीने के लिए प्रिपरेशन करो, लेकिन शेयर बाजार तो आपकी एक वर्डिक्ट सुनना चाहता है। 3 दिन के लिए क्यों आप उठाव चढ़ाव रखते हो, जिसमें lot of the news flow goes up, and the market should be clean of volatility. That was my suggestion. It was not a suggestion on the intellect or the duration. Same is with the Fed. What happens is, these are such high flying gentlemen that they want a little bit of adulance. तो आपको उनको 3 दिन के लिए वो मीडिया और हाईलाइट, फेड के आप देख लीजिए, एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग पे कोई ऐसा फेड मेंबर नहीं जिसने ऊपर और नीचे रोज आके कहा नहीं और रोज डाउ को ऊपर नीचे कहा। सो ये क्या मेरे हिसाब से इनसाइडर ट्रेडिंग ही हुई ना, इन अ वे, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं सर। बैंक्स और रियल एस्टेट नो ब्रेनर है। वेल्थ इफेक्ट इतना ट्रिमेंडस है कि जमीन नहीं मिल रही, और इसी के कारण आपको बहुत ही बढ़िया रिटर्न मिलेगा। डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टी, बंधन बैंक 332 छू गया। बंधन बैंक लीजिए, आरबीएल लीजिए, बैंक ऑफ बड़ौदा लीजिए। इनफैक्ट डेज हाई की तरफ आ गया था, अभी भी बहुत ज्यादा गिरा नहीं है। गिरते हुए बाजार में काफी ज्यादा रेजिलिएंट है। रियल एस्टेट स्टॉक्स जो रिबाउंड करते हैं उनमें डीएलएफ की बात कर रहा हूं मैं, 2.5% ऊपर है। संजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए, अपने ट्रेडिंग आइडियाज देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आपको जो हम बता रहे थे कि गैस की सप्लाईज के ऊपर इशू आ रहा है, इनफैक्ट इंडस्ट्रियल यूजर्स पे। एक तरफ प्राइसेस में बहुत वॉलेटिलिटी है। मुकेश कुंदरिया, प्रेसिडेंट मोरबी सिरेमिक एसोसिएशन, हमारे साथ जुड़ रहे हैं बात करने के लिए, क्योंकि मोरबी एक ऐसा इलाका है जो सिरेमिक का हब है हिंदुस्तान का। कभी आपका मौका लगे, डिम्पी आप गए क्या? नहीं, मैं कभी गया नहीं। मैंने हम एक स्पेशल शो जरूर करेंगे मुकेश जी के साथ। पहले तो मुकेश जी, बहुत शुक्रिया आने के लिए। और ये एक ऐसा जगह है जो पूरे देश में ही नहीं, सिरेमिक्स ये एक्सपोर्ट्स के लिए भी सप्लाई करता है, और वन ऑफ इट्स काइंड जगह। मुकेश जी, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले ये बताइए कि जो आपका की रॉ मटेरियल है सिरेमिक्स के, सप्लाईज हमने सुना है डिसरप्ट हो रहे हैं क्योंकि गैस की प्राइसेस में बड़ा उतार चढ़ाव हो रहा है, मामला क्या है जरा बताएं। ओहो, अच्छा एक काम करिए क्विकली, आप सिरेमिक, ओके, हाँ मुकेश जी बताइए।
अभी मोरबी सिरामिक में टोटल 800 कंपनियां हैं। ये वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट हब है मोरबी सिरामिक में। और जो हमारा मेन की रॉ मटेरियल है जो फ्यूल है, फ्यूल में आज तक गुजरात गैस हमें सप्लाई कर रही थी। रिसेंट अभी ये जो रशिया और यूक्रेन की जो वॉर हुई उसके बाद क्रूड का रेट बढ़ा और इंटरनेशनल गैस का रेट बढ़ा। गुजरात गैस का रेट एक टाइम 75 रुपीज में मंथ में था पर सीएम। अभी लास्ट उसने 5 रुपया डाउन किया है। लेकिन अभी जो हमारे 150 प्लांट है उसमें प्रोपेन गैस लग गई है। प्रोपेन गैस की टैंक में जो प्रोपेन हम यूज कर रहे हैं वो आईओसी और रिलायंस सप्लाई कर रही है। वो गुजरात गैस से अभी हमें 10 से 12 रुपया पर एसीएम कम पड़ रहा है। तो उस हिसाब से अभी और मोर 150 प्लांट और लगने जा रहे हैं प्रोपेन में। तो गुजरात गैस का अभी 50% गुजरात गैस से सप्लाई रहा और 50% प्रोपेन का गैस सप्लाई है। और आगे जाके अगर गुजरात गैस से ऐसे ही रेट हाई रहा तो 75% प्रोपेन कंज्यूम करेंगे सब। बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि बहुत स्पीड से प्रोपेन की तरफ मूव कर रहे हैं जो आईओसी और रिलायंस सप्लाई करता है, और ये एरिया अभी तक गुजरात गैस के ऊपर डिपेंडेंट था। और आप बता रहे हैं कि 10 रुपए पर किलो पे ये डिफरेंस है पर क्यूबिक। ओके, तो आप मुझे ये बताएं कि जिस हिसाब से एक माइग्रेशन चालू हुआ है, नेक्स्ट 2-3 महीने में कितना यूसेज आपका प्रोपेन की तरफ हो जाएगा शिफ्ट? नेक्स्ट 2-3 महीने में मिनिमम 60% प्रोपेन में सब कन्वर्ट होंगे। शिफ्ट है क्योंकि सिरामिक में अभी इतना कॉम्पिटिटिव मार्केट है। वर्ल्ड वाइड हम 165 कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर रहे हैं मोरबी सिरामिक की टोटल कंपनी में से, पूरा मोरबी का टाइल्स। तो कॉम्पिटिटिव मार्केट में चाइना के सामने इंटरनेशनल मार्केट में जो फाइट करना है उसके लिए हमारा फ्यूल मेन पार्ट है। 35% हमारा फ्यूल है हमारे प्रोडक्ट कॉस्ट में, तो बहुत ही मायने करता है। तो हमें सस्ता फ्यूल मिले और कॉम्पिटिटिव रेट में मिले उस तरफ से हमें जाना जरूरी रहता है। तो प्रोपेन गैस भी उस हिसाब से कन्वर्ट हो रहे हैं सभी काम। मुकेश जी, तो जैसे अभी अजय बता रहे हैं ये आप परमानेंटली करने वाले हो क्या ऐसे काम? मतलब आप आईओसी से तो इससे खर्चा नहीं आता है पे कि कंपनी से छोड़ के दूसरी जगह पे जा रहे हो, तो इससे इसका भी तो खर्चा आता है। खर्चा एक बार इंस्टॉलेशन में जो आता है, टैंक लगाना, उसका जो भी कंस्ट्रक्शन करना, वो समझ लो 50 to 60 लाख का पर प्लांट में खर्चा आता है। गुजरात गैस उठ के ये कह दे कि हम 7 रुपए 8 रुपए दाम घटा रहे हैं, फिर आपको कैसे लगेगा? अभी समझ लो 11 से 12 रुपए का तो अभी वेरिएशन है रेट में प्रोपेन और गुजरात गैस में। 7 रुपए भी गुजरात गैस ने कम किया, फिर भी प्रोपेन यूज करेंगे लोग। और एक तो समझो अगर गुजरात गैस ने 15 रुपया डाउन किया तो हमारे पास एटलीस्ट 2 तो ऑप्शन रहेंगे फ्यूल के। हमें डिपेंड नहीं होना पड़ेगा गुजरात गैस के ऊपर या कोई सिंगल कंपनी का। तो आपका यानी एक तरीके से आप ये कह रहे हैं जो सस्ता देगा जो सस्ता देगा। अरे आपका जो यूनिट है वो दोनों यूज कर सकते हैं गैस, आपका फ्लेक्सिबल यूनिट है। यस, कोई में एक कर सकते हैं। अभी समझ लो गुजरात गैस हम यूज कर रहे हैं तो गुजरात गैस, अगर कल से में प्रोपेन करना है तो प्रोपेन, दोनों साथ में नहीं कर सकते। हाँ, मतलब एक बार में एक आप स्विच कर सकते हैं। ये आपके पास दोनों यूनिट्स हैं, जिसकी सस्ती बड़ी गैस वो ले ली और उसका इस्तेमाल कर लिया। लेकिन मुझे लग रहा है कि सेटअप दोनों का लगेगा, सेटअप दोनों का होगा। जिसकी सस्ती हुई गैस उस समय वो लगा लेकिन ताकि टाइल सस्ती पड़ जाए। नहीं, लेकिन ये इसमें से जो भी कहिए आप, पहले यहाँ पे मोनोपोली थी गुजरात गैस की इस एरिया में। अब वहां पे आईओसी और आरआईएल भी गैस दे रहे हैं। अगर आप अज्यूम करिए कि नॉर्मलाइज हो जाता है कुछ दिनों में, आधी आधी या 70-30 जो भी रेशियो होता है, तब भी कुछ तो परमानेंट वॉल्यूम डैमेज है ही गुजरात गैस का। और दूसरा दोनों बड़ी कंपनियां हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज और आईओसी, तो इनमें ऐसा भी दिक्कत नहीं है कि ये कुछ टाइम के लिए आएंगे बाद में इनको भी दिक्कत होने लगेगी, ऐसा नहीं जी। तो क्लियरली गुजरात गैस का जो 7% का जो डाउनटिक है आपको समझ में आ जाएगा क्यों हो रहा है। अब आपके सिरेमिक के बिजनेस पे आता हूं मुकेश जी, वेरी क्विकली। सिरेमिक का बिजनेस कैसा चल रहा है अभी? क्योंकि आप एक सेंटिमेंट देंगे डिमांड पे, प्राइसिंग, कंपटीशन, मार्जिन्स, एक्सपोर्ट, उसके बारे में एक बार बता के जाइए व्यू। हम एक्सपोर्ट में देखें तो इंटरनेशनल मार्केट में पिछले 6 महीने से जो ये शिपिंग लाइन का रेट है 2 से 2-3 टाइम बढ़ गया। मतलब आज यूएस का जो चल रहा था अभी 3 टाइम बढ़ गया यूएस का शिपिंग लाइन का रेट। तो यूएस में भी क्या हो रहा है कि लैटिन अमेरिका, ब्राजील में मैन्युफैक्चर प्लांट है, वो लोग वहां सप्लाई करेंगे। तो हमारे यहाँ से ऑर्डर लेना मुश्किल है हमारे इंडिया से यूएस का। वैसे ही सऊदी का रेट बढ़ गया, सऊदी में एंटी डंपिंग ड्यूटी है, तो हमें बहुत ही मतलब एक्सपोर्ट में झटका लगा है एंटी डंपिंग का और या शिपिंग लाइन का रेट बढ़ने से। और डोमेस्टिक की हम बात करें तो डोमेस्टिक में पिछले 3-4 महीने में एकदम मार्केट लेके मतलब 60% डिमांड है।
ठीक है मुकेश जी, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और आपने बिल्कुल साफ साफ बता दिया कि हम देखो हम क्यों ऐसा कर रहे हैं और क्या इस समय क्या फ़र्क पड़ रहा है और उसकी वजह भी क्या है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। असल में ना गुजरात गैस का शेयर टूटा था, इसलिए आपसे हमको संपर्क करके पता करना पड़ा कि देखिए आपका कितना दम है कि वहाँ से मोरबी से अगर गैस थोड़ी भी हट रही है तो शेयर के अंदर कितना तेज़ गिरावट आती हुई दिखी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अब हमारे साथ मेहमानों का तो पूरा पैनल ही है टेक्निकल एनालिस्ट का। राजेश जी, एक बार जरा कजारिया सेरेमिक्स को चेक करेंगे क्या? मोरबी के अंदर ज़्यादातर बड़ी कंपनी अपनी प्रोडक्शन करती ही होंगी, तो मैं कजारिया को ही सिर्फ ले रहा हूँ, हालांकि और छोटी कंपनीज भी हैं बट मैं सिर्फ कजारिया को ले रहा हूँ। जी देखिए, स्टॉक से कई दिनों से एक करेक्शन का दौर यहाँ पे चलते हुए दिख रहा है। अगर स्टॉक को देखें तो स्टॉक अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के अभी नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहा है, तो स्टॉक में थोड़ा वीकनेस हमें लगता है कि अभी यहाँ पे रहेगा। हालांकि अगर इसके लॉन्ग टर्म सेटअप की बात करें तो लंबी टाइम फ्रेम पे स्टॉक में जरूर अभी भी स्ट्रेंथ बनी हुई है। हमें लगता है अगर करेक्शन में ये स्टॉक मिलता है टुवर्ड्स 910 900 के आसपास मिलता है तो वो एक अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने के लिए, और वहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पे हमें लगता है कि आते हुए दिखना चाहिए। तो 910 920 की रेंज में अगर ये स्टॉक अवेलेबल होगा तो वहाँ पे जरूर इसको रिव्यू करना चाहिए और वो एक अपॉर्चुनिटी है बाय करने की। तो डिप्स का वेट करें, थोड़ा सा प्रेशर हमें लगता है आते हुए दिख सकता है, भी आने को दिख सकता है। आप एक काम कीजिए ना, फिलहाल अब तो सिरेमिक्स वाली कंपनी और गुजरात गैस दोनों से फिलहाल अभी थोड़ा दूर रहिएगा क्योंकि थोड़ा प्राइस सेंसिटिव है। आप देखिए ना, एक छोटे से एरिया के अंदर अगर गैस की सप्लाई कम हो जाती है तो गुजरात गैस वहाँ पे 12% टूट रहा है शेयर भाव के हिसाब से। हो सकता है आगे चल के चले, लेकिन अभी क्लैरिटी नहीं है। आप 7% आज नीचे बकायदा। आप एक बार इसका 2 डेज चार्ट भी दिखा दीजिएगा, 2 दिन का चार्ट, आपको पता लग जाएगा इसके अंदर गिरावट थी। कल 5 से 6% की थी, आज भी 7% है, 12% चला गया ये। अभी रिकवरी में नीचे बैंड देख पा रहे हो, इसमें HDFC बैंक एक शामिल है। HDFC बैंक आजकल क्या है कि ये वॉलेटाइल ज़्यादा नहीं होता, अगर इसने पकड़ ली तेज़ी तो फिर पकड़े रहता है, भले बाजार ऊपर नीचे क्यों ना हो। मितेश, एक बार मेरे को HDFC के बारे में बताएंगे? अच्छा, मितेश से बात नहीं हो पाएगी। खुश आप होंगे हमारे साथ, खुश एक बार जरा HDFC के बारे में बताइएगा। मैं SIP नहीं करूँगा बट मैं अपने टोटल पैसे को 2 ट्रांचेस में डाल रहा हूँ। एक जून एंड खत्म होते होते तक मैं डाल दूंगा और दूसरा दिसंबर में डालूंगा। तो जून वाला पैसा डाल दूं अभी HDFC के अंदर, भाव है एंट्री करने का? जी हाँ, बिल्कुल। और अच्छे रनअप के बाद स्टॉक ने एक करेक्शन दिया है, हल्का सा माइल्ड करेक्शन दिया है और अपने सपोर्ट के पास ही ट्रेड कर रहा है। बायस फिलहाल इसमें पॉजिटिव है, सो यहाँ पे भी आप HDFC बैंक में इन लेवल्स पे एंट्री कर सकते हैं। उनसे ठीक है, ओके। तो ये राय आपको HDFC बैंक में दे दी गई है। काफ़ी अच्छी रिकवरी यहाँ पर निचले स्तरों से देखने को मिल रही है। इस बीच चलिए सुदीप शाह को भी शामिल कर लेते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं SBI सिक्योरिटी से। सुदीप, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। आप कहाँ ट्रेड देख रहे हैं? आखिरी कुछ मिनट रह गए हैं मार्केट की क्लोजिंग में, किस तरह का ट्रेड आप देख रहे हैं? लास्ट 2 दिन से अगर हम देखें तो 16,700 16,650 से जो सेलिंग प्रेशर आ रहा था, आज इसने एक अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो था 16,430 पे वो निफ्टी ने तोड़ा है। तो अब जब तक ये 16,430 के नीचे रहेगा तो ट्रेंड इज ऑन द डाउन साइड एंड नीचे के जो स्तर है अगर हम देखें तो 16,250 16,280 हम देख सकते हैं नीचे की तरफ। मैक्सिमम पुट रेटिंग 16,300 पे है, तो नीचे 16,260 280 तक का एक डाउन साइड दिख रहा है। और मार्केट में अगर हम देखें तो अभी जो लीडरशिप है, जो काफी जो रिलायंस स्ट्रांग था, ICICI बैंक स्ट्रांग था, लास्ट 2 दिन में इन्फोसिस में और TCS में पुल बैक दिख रहा था, वहां पे भी कुछ ऊपरी स्तरों से हमें सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। तो जब तक निफ्टी 16,430 16,460 स्पॉट के ऊपर सस्टेन नहीं करता है तो सेलिंग प्रेशर हर राइजेस पे देखने मिलेगा। एंड सेम इज विद बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी 35,200 का एक रेजिस्टेंस है और नीचे के साइड 34,700 34,600 आर द नेक्स्ट सपोर्ट्स ऑन फॉर बैंक निफ्टी। तो ऐसे में सुदीप कोई ट्रेड आइडेंटिफाई किया है आपने या फिर अभी रहने दें? नहीं, हमने 2 ट्रेड्स आइडेंटिफाई किए हैं, दोनों शॉर्ट साइड पे है। जैसे पहला ट्रेड है दीपक नाइट्रेट, तो एक लंबा फॉल आया था दीपक नाइट्रेट में कुछ हफ्तों पहले, उसके बाद हमने एक कंसोलिडेशन देखा था ये काउंटर में, और आज हम देख रहे हैं कि ये अपने जो मल्टीपल सपोर्ट जोन है उसको भी वॉल्यूम्स के साथ ब्रेक कर रहा है। सो यहाँ पे हमें लग रहा है कि ट्रेंड नीचे की तरफ और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा
सो 1855 के स्टॉप लॉस से हमें लगता है ये 1730 1740 तक का हमें डाउनसाइड दीपक नाइट्रेट में दिख सकता है। सो ये हमारा पहला रिकमेंडेशन है सेल साइड पे। दूसरा है ABFRL। लास्ट 2-3 दिन से अब रिटेल फेसिंग जो स्टॉक्स है, ट्रेंड है, ABFRL है, ये दोनों में सेलिंग प्रेशर दिखाई दे रहा है। तो ABFRL अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट तोड़ रहा है 262 के नीचे। तो जब तक ये 265 के नीचे रहेगा तो यहाँ पे हम 245 और 243 के नीचे के स्तर देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग प्रेशर आ रहा है और इसमें शॉर्ट साइड पे हम देख रहे हैं कि ओपन इंटरेस्ट में काफी बढ़ोतरी हो रही है। तो ये आपके कॉल्स भी हैं सुदीप, आप हमारे साथ बने रहिएगा, भी हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। राजेश जी जरा फटाफट से 2-4 शेयर जरा स्पीड से चेक कीजिए ना। फार्मास्यूटिकल्स के अंदर धीरे धीरे करके वापस से बाइंग आ रही है। एक बार जरा ग्लेनमार्क के चार्ट चेक कीजिए और फिर डॉक्टर रेड्डीज चेक कीजिएगा। पहला ग्लेनमार्क फिर डॉक्टर रेड्डी। जरूर स्टॉक ने एक लोअर साइड पे 380 के आसपास से वापस से एक बाउंस दिया है। तो स्टॉक ओवरऑल हमें लगता है पुलबैक एक्शन है वापस यहाँ पे 402 405 की रेंज में। इसमें वापस से एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन है, वहाँ पे वापस सप्लाई आते मिलेगा। तो लोअर साइड पे किसी ने बाय किया है तो एडवाइस ये होगी कि 405 405 के आसपास अगर स्टॉक मिलता है तो वहाँ पे बुक कर लेना चाहिए प्रॉफिट। डॉक्टर रेड्डी में भी देखें तो कुछ और भी फार्मा स्टॉक्स में आज अच्छा लोअर साइड से बाइंग इंटरेस्ट जरूर बनते हुए दिखा है। डॉक्टर रेड्डी भी उसमें से एक है, बायोकॉन, स्ट्राइड, साशुन भी देखे तो ये सारे स्टॉक्स में एक जरूर लोअर साइड से बाइंग एक्शन बना है। लेकिन ओवरऑल सेटअप देखें तो अभी भी फार्मा सेक्टर या फार्मा स्टॉक्स में अभी भी बेयरिशनेस बनी हुई है। ये पुलबैक की है। हमें लगता है डॉक्टर रेड्डी में जो मोमेंटम बना है यहाँ पे 4250 के जोन में रेजिस्टेंस बना हुआ है, वहां पे अगर आता है तो वहां पे प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी। ओके ठीक है। वैसे आपने भी फार्मा सारे नोटिस किए, मेरी लिस्ट में वो सारे शेयर वही थे जैसे भी अब बता भी रहे थे। स्टार है, बायोकॉन है, डॉक्टर रेड्डीज है, ग्लेनमार्क है। आप भी कह रहे हैं कि ग्लेनमार्क का एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए और डॉक्टर रेड्डीज के अंदर अभी 100-150 रुपये की और 100 रुपये की गुंजाइश कम से कम अभी आपको और लगती है। अच्छा मैं आगे बढ़ता हूँ, एक जरा TVS के शेयर के बारे में पता करते हैं। 2-3 दिन से डिस्कस हो रहा है ऑटोस में। TVS के अंदर आज का जितना भी गेन हुआ या कल से जितना भी गेन हुआ, एक बार प्रॉफिट बुक करके जाना चाहिए खुश, या फिर इसको BTST में कन्वर्ट कर दें? TVS की क्लोजिंग 2 दिन से बेहतरीन हो रही है। जी हाँ, देखिए ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव है। आज भी जो हम स्टॉक का मूवमेंट देख रहे हैं ये लास्ट आवर में अच्छा खासा एक रन अप दिखा रहा है। एक्शनेबल इसमें ये रहेगा कि इसे कंटिन्यू करिए। यहाँ जो आपका स्टॉप लॉस बनेगा ये बनता है करीब 742 के जो लेवल्स हैं इनके आसपास, और टारगेट आप यहाँ पे 765 का लेके चल सकते हैं। एग्जिस्टिंग पोजीशन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ कंटिन्यू करिए। भारत फोर्ज एक बार जरा सुदीप आप चेक करेंगे। भारत फोर्ज असल में ना सरकार 76,000 करोड़ रुपए के डिफेंस के ऑर्डर देश की कंपनियों को देगी जो भारत की कंपनियां हैं। भारत फोर्ज भी अच्छे ट्रक्स वगैरह बनाती है, आपको पता है एक्सपोर्ट्स भी करती है ये। तो एक बार जरा मेरे को इसके बारे में बताएंगे इसमें क्या करना चाहिए। आज की क्लोजिंग इंटरेस्टिंग है वॉल्यूम के साथ। आज पिछले 2 दिन के मुकाबले आज यहाँ पे वॉल्यूम तो ज्यादा दिख रहा है। यहाँ पे एक निचले स्तर से बाइंग दिख रही है। तो 630 635 का एक बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है जहां पे पहले भी ये स्टॉक ने बाउंस नीचे से ट्रेंड में रिवर्सल दिखाया था। तो हमें ये लग रहा है कि जब तक ये स्टॉक 625 के ऊपर सस्टेन करेगा तो भारत फोर्ज में हमें एक पुलबैक 685 के स्तरों तक दिखेगा। 685 690 के स्तरों पे यहाँ पे रेजिस्टेंस रहेगा। तो ये छोटा सा ट्रेड होगा। 625 का स्टॉप लॉस और 685 690 का टारगेट ऊपर की तरफ। टारगेट है, स्टॉप लॉस क्या दे रहे हो आप? भारत फोर्ज फ्यूचर्स। हाँ, स्टॉप लॉस क्या दे रहे हो? 685 का तो टारगेट हो गया, स्टॉप लॉस क्या है सुदीप? 645 का स्टॉप लॉस होगा और 690 का टारगेट होगा। 90 का टारगेट कर देते हैं, 690 का टारगेट और 645 का स्टॉप लॉस है। भारत फोर्ज आपकी हाँ है, आप इसको BTST में कन्वर्ट करवा देंगे ना? मतलब आप कह सकते हैं ना कि इसको BTST करके जाएं। यस ठीक है, कर सकते हैं यहाँ पे BTST कह सकते हैं, इसको BTST करके जाएं। अब एक और शेयर है मेरी लिस्ट में आ जाया, वो है AU स्मॉल फाइनेंस। एक बार जरा इसको देखिएगा खुश आप, और मेरे को ये पता करना है आपसे ये शेयर कितना और कमजोर हो सकता है। AU स्मॉल फाइनेंस आज की क्लोजिंग बेहद खराब हो रही है। यहाँ देखिए इसके जो इमीडिएट सपोर्ट लेवल्स बन रहे हैं वो 1220 के आसपास के बन रहे हैं, जहां पे स्टॉक ने पहले भी सपोर्ट लेके एक बार बाउंस करने का अटेम्प्ट किया था। तो 1220 के जो लेवल्स हैं ये एक इमीडिएट बेसिस पे लेवल है जो मैं आते हुए स्टॉक पे देख सकता हूँ। ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो तो बिल्कुल उस टारगेट के लिए प्ले करिए। अगर आप पोजिशनली इसे होल्ड करके रखे हैं तो 1130 के जो लेवल्स हैं ये भी दैट कैन कम इनटू प्ले इमीडिएट बेसिस पे 1220।
इस बीच अदानी ट्रांसमिशन पर भी राजेश, एक बार आप चार्ट्स देखिए इसके, यहाँ पर भी तेजी अच्छी आई है और 2% ऊपर अपने इंट्राडे हाई के आसपास स्टॉक दिखाई दे रहा है। क्या लेवल्स देख रहे हैं आप अदानी ट्रांसमिशन में? एग्जैक्टली 200 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके अब ये स्टॉक पिछले 3-4 दिन से उस एरिया पे सपोर्ट लेके आज यहाँ पे अच्छा अपमूव बनते हुए दिख रहा है। हमें लगता है अब स्टॉक में अगर ये 2050 के लेवल को होल्ड करेगा तो अपसाइड के टारगेट इसमें आना चाहिए 2140 से 2170 तक के अपसाइड आते हुए दिख सकती, तो बाय करने की सलाह। स्टॉप लॉस होगा करीब 2050 के आसपास। सुदीप, टाइटन पर राय दीजिए आप। कल का टॉप निफ्टी यूजर था, आज देखिए कमजोर बाजार में भी पॉजिटिव क्लोजिंग दिखाने की कोशिश कर रहा है और ये भी इंट्राडे हाईज के आसपास ही क्लोजिंग करने की कोशिश कर रहा है। टाइटन, क्या व्यू होगा आपका टाइटन पर? क्या कुछ ट्रेड देख रहे हैं आप यहाँ पर? नहीं, टाइटन में जो ओवरऑल सेलिंग प्रेशर है उसके बाद आज सेलिंग प्रेशर थोड़ा थमता हुआ दिख रहा है, पर जब तक ये स्टॉक 2180 के नीचे, 2170 के नीचे, तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड बना रहेगा और राइजेस में हमें सेलिंग प्रेशर दिखेगा। आज एक दिन खाली यहाँ पे सेलिंग प्रेशर में एक रिस्पाइट दिख रहा है, पर 2120 के नीचे टाइटन सस्टेन करे तो ये वापस 2040-2050 तक का जो उसका प्रीवियस स्विंग बॉटम है वो एक बार रीटेस्ट कर सकता है टाइटन। ठीक है, ओके, तो ये राय टाइटन पर आपको दे दी गई है। एक और स्टॉक दिखाई दे रहा है HDFC AMC, जहां पर की अच्छी क्लोजिंग यहां पर भी होते हुए दिखाई दे रही, करीब 1.5% ऊपर ये स्टॉक भी क्लोज हो रहा है। कुछ क्या सजेस्ट करेंगे आप HDFC AMC में? ये बहुत ही शार्प फॉल के बाद स्टॉक में एक हल्का सा बाउंस आते हुए देखा है हमने, और अब ये हो रहा है यहाँ पे कंसोलिडेट। सो ये जो 1900 के ही लेवल्स हैं ये इसके रेजिस्टेंस लेवल्स हैं। यहाँ पे इस स्टॉक को बाय करना बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं है। अगर ये यहाँ से ही टर्न अराउंड हो जाता है तो हम आने वाले दिनों में 1820 के जो लेवल्स हैं वो फिर से स्टॉक पे देख सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसे नहीं बाय करूंगा। अगर 1900 के ऊपर ये सस्टेन करता है, लेट्स से फॉर हाफ अ डे टुमारो, तब यहाँ पे जो ऊपरी लेवल्स हैं वो 1975 1980 के बन रहे हैं। फिलहाल इसे वेट एंड वॉच मोड पे रखिए। ठीक है, बाजार बंद होने में भी सिर्फ 3 मिनट का समय रह गया है, तो फटाफट से देख लेते हैं कि इस समय की मार्केट की आज की क्लोजिंग कैसे हो रही है। SBI कार्ड आज 2-2.5% ऊपर है। वजह आपको पता है, क्योंकि सरकार खुद कह रही कि जो कार्ड्स है, खासकर क्रेडिट कार्ड्स है, उसको हम UPI के साथ कनेक्ट करेंगे, तो एक ये पॉजिटिव खबर है। दूसरा, अदानी ट्रांस के अंदर एक 2 से 2.5% तक की मजबूती आज दिखने को मिली। DLF आज अच्छा चला 2 से 2.5%। ये जो इंटरेस्ट वाला हिस्सा होता है ना वो डाइजेस्ट होता है, और साथ ही बार बार RBI गवर्नर ये भी कह रहे थे कि घरेलू मार्केट में वैसी कोई दिक्कत नहीं है, जो भी है वो ग्लोबल हो रहा है। आज क्रूड $10 नीचे आ जाए तो फिर से चलने लग जाएंगे सारे के सारे शेयर। ये बात भसीन साहब की बिल्कुल ठीक है कि अगर 10 से $15 तक क्रूड नीचे आ जाए तो आपका सब कुछ फेवर में आ जाएगा, क्योंकि $105 पे आज की इन्फ्लेशन, आज का ग्रोथ, आज का मॉनसून, सब कुछ RBI ने फैक्टर इन किया हुआ है। आज एडवांस डिक्लाइन आप देखिए, चलते चलते एडवांस डिक्लाइन खराब हुई है। वैसे सुबह ज़्यादा ठीक था, 1100 शेयर प्लस में थे और एडवांस डिक्लाइन थे कि 500-550 के आसपास थे। अभी 800 शेयर सिर्फ बढ़कर है। 70 पॉइंट के करीब नुकसान है। आज सिर्फ डैमेज के तौर पर यह हुआ है कि हम 16,400 के ऊपर क्लोज नहीं करके जा रहे। इवेंट क्लोज होने के बाद भी, पॉलिसी को ठीक मानने के बावजूद भी आपकी क्लोजिंग 16,400 के ऊपर नहीं हो रही है, ये मन में एक शंका पैदा करता है। दूसरा, बैंक निफ्टी जो सबसे बड़ा कंटेंडर थे, इसने भी 100 पॉइंट का गैप कर दिया अपने 35,000 के क्रिटिकल सपोर्ट एरिया से। कल किसी तरह से 35,000 ले आया था, लेकिन इवेंट क्लोज होते ही ये 35,000 का दामन छोड़ रहा है, तो यहाँ से भी शंका पैदा होती है। और इसलिए आपको थोड़ा कल ज़्यादा सचेत रहना होगा। खासकर US मार्केट से अगर थोड़े भी नेगेटिव संकेत आए तो बाजार थोड़ा ड्रैग करने की कोशिश करेगा। थोड़ा लाइट रहिए, जितना असेट लाइट होगा उतने आपसे टाइट होंगे। ये बात थोड़ा सा मान के इस समय चल सकते हैं। आगे आते हैं, HDFC AMC आज 1.5% ऊपर। गेल, बायोकॉन जैसे शेयर्स में भी आज 1% से ज़्यादा की तेज़ी है। ICICI लोम्बार्ड आज टूटा 2.5%। ये जनरल इंश्योरेंस की कंपनी है। ICICI के एक लाइफ इंश्योरेंस वाली कंपनी भी है जिसको ICICI प्रू कहते हैं, प्रूडेंशियल कहते हैं, वो भी 2.5% नीचे है।
आज यूनाइटेड स्पिरिट्स का शेयर भी टूट गया, 2 से 2.5% ये भी नीचे है। हेवल्स के बारे में हम कई दिनों से चर्चा कर रहे हैं, आज ये पिटा। अदानी ग्रुप का अदानी एंटरप्राइजेस टूट गया, इससे थोड़ी उम्मीद थी कि शायद अपने बेस को बचा लेगा, लेकिन आज 50 रुपये का क्रैक डिस्टर्ब करके गया है। अब इस शेयर को कल की कल देखेंगे। बैंकिंग का, कोर बैंकिंग में अगर आप देखेंगे तो आपको आज SBI की वजह से थोड़ा बहुत बैंक निफ्टी आपको फिर भी ठीक दिख रहा होगा। अगर आज SBI नहीं होता, करीब 1.5% ऊपर था आज SBI, अगर आज SBI नहीं होता तो इंडसन, एक्सिस और ICICI ने मिलकर आज बैंक निफ्टी को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। ये तीनों ही शेयर 1% से कुछ ज़्यादा के साथ है। IT आपको डाइवर्जेंस तो दिखा, लेकिन IT का फ्लेवर भी मार्केट के अंदर अच्छा आ रहा था। आज बढ़ने वाले शेयर्स में L&T इन्फो, TCS, SCL टेक जैसे शेयर चले हैं। जो शेयर सबसे ज़्यादा खराब था बड़े शेयरों में वो इन्फोसिस ही था, जो हमने आपको नोटिस भी कराया। वैसे कुल मिला के IT का इंडेक्स करीब 1.4% बढ़कर ही बंद हुआ है। आते छोटे मझोले यानी कि मिड कैप कैटेगरी के शेयर्स पे, और 4 सेकंड है बाजार बंद होने में। गुजरात गैस आज फिर से टूटा, ये करीब 7-7.5% की गिरावट के साथ बाजार बंद हुआ है। 850 शेयर ऐसे हैं जो आज एडवांसेस के साथ बंद हुए हैं। एक बार ना वॉलिटिलिटी इंडेक्स दिखाइए, फिर मैं मिड कैप की शेयर्स की कैटेगरी को पूरा करूंगा। विक्स को ये 20 के ऊपर ही होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक बार आपको स्क्रीन से आप भी देखिएगा, मैं भी चेक करता हूँ, और इसमें यस ये 20 के इनफेक्ट थोड़ा नीचे ही है, तो ये अच्छा पॉइंट है जो आज राजेश जी भी कह रहे थे, आज नितेश का भी यही कहना था, खुश का भी यही कहना था, हमारा अपना एनालिसिस भी यही कह रहा है कि बाजार के अंदर कोई बहुत बड़े क्रैक कम से कम ऐसे नहीं दिख रहे हैं आपको। आज ठीक है, हमने लेवल्स के हिसाब से थोड़ा फिर से लूज़ किया, कन्विक्शन भी हमारी लूज़ हुई है, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं है कि आप थोड़ा सा भी पोजीशन पॉजिटिव खबर ले आएँ तो फिर से रीगेन कर लेंगे। असल में क्या मार्केट थोड़ा लाइट भी है। आज वापस आते हैं मिड कैप के शेयर्स पे। रेमंड आज टूटा 5%, अंबर एंटरप्राइजेज आज टूट गया। आज पॉली कैप के अंदर फिर से गिरावट आई। ये कुछ वो शेयर्स थे जिन्होंने आज तेज़ गिरावट दिखाई है, और आज निवेशकों को यानी ट्रेडर्स को भी कोई मौका नहीं मिला, इनकी रिकवरी में कुछ आज ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं थी। राजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अच्छा लगा आपसे आज बातचीत करके, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सुदीप आपका भी आज शुक्रिया, आज पहली बार आपसे मुलाकात हो रही है, उम्मीद करते हैं जल्द अगली बार आपसे ज़्यादा बड़ी मुलाकात होगी और अच्छे से मुलाकात होगी। और खुश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। आप पूजा और मेरे को इजाज़त दे सकते हैं फिलहाल इस कार्यक्रम से। नमस्कार।